हेलो हेलो। आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? आवाज आ रही है क्या? मतलब माइक से आ रही है क्या? हेलो हेलो। नहीं आ रही ना? यहाँ से तो ऑन है। हेलो बोलते कि हेलो 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 हेलो। हम्म, चलो आज का टारगेट क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और कल थोड़ा सा बचेगा एसटीडी और इनफर्टिलिटी। हार्डली 1 घंटा, 1 घंटा भी नहीं होगा मुझे लग रहा है। ठीक है क्या? बर्थडे पार्टी यार, पार्टी। हम्म, सिलेक्शन लो पहले। हेलो। हाँ अब सही है। कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, कमर कस के आना, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा मैं नाम पूछूंगा, क्या नाम पूछूंगा सारे एनिमल किंगडम के, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल, समझ गए ना मेरी बात? हाँ चलो। क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, बीच बीच में कुछ एक आध कुछ डिस्कशन करता रहूंगा तुम लोगों से, ठीक है। क्योंकि कल नया चैप्टर स्टार्ट कराना समझदारी है नहीं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चालू कराना है, ठीक है। गैप हो जाएगा, हाँ। हाँ तो क्वेश्चन करा दूंगा मैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कंबाइंड, ठीक है। साथ में और उसमें कंबाइंड में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन होंगे इनफर्टिलिटी के, जहां बच्चा कंफ्यूज होता है ना, कि आईवीएफ के लिए, ठीक है, इन विट्रो इन वीवो, ठीक है, जिफ्ट गिफ्ट, ठीक है, आईयूटी आईयूआई, ये कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सारे के सारे, इससे कंफ्यूजन निकल जाए। तुम ही रिस्पॉन्स दोगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने कल स्टार्ट करने थे, मतलब आज कर रहे हैं। ये बताओ, कल कहानी सुनाई थी मैंने, वो कहानी याद है या नहीं? घर पे आके थोड़ा प्रैक्टिस की थी? कोई तुम में से है जो एक बार में सुना पाए मुझे? एक। स्टार्टिंग से सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। हाँ, यस यस, बहुत बढ़िया। नहीं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बस, 1951 मत भूलना। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? सबसे पहले उसने अवेयरनेस फैलाई। अवेयरनेस के लिए माध्यम क्या यूज किया? बहुत बढ़िया, पार्टिसिपेट किए। और किसका पार्टिसिपेशन वहां जरूरी था? बहुत बढ़िया। और किसको और उसमें इंकरेज करना चाहिए? स्कूल्स, पढ़ाना चाहिए, ठीक है। आगे ना, सबसे पहले उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ये हो गया माध्यम। अब किस चीज का वो अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं? 5 पॉइंट। नहीं, पहले तो गोनैड्स की एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एजुकेशन, यस। बहुत सही, एडोलसेंस एज में होने वाले परिवर्तन, बिल्कुल सही। दो, सेफ एंड, हाँ, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, अगर नहीं होती है तो खतरनाक बीमारियां, उसकी अवेयरनेस कि भाई गलती की मौत निश्चित है, ठीक है। अब इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या बनाई उसने? मैरिजेबल एज ग्रुप, भाई दो लोगों को चूज किया, फर्टाइल कपल और मैरिजेबल एज ग्रुप। भाई क्या क्या उनको इंफॉर्मेशन, मतलब
नंबर 1, केयर कितना जरूरी है। नंबर 2, हाँ मदर और फीटस, मतलब फीटस का मतलब नहीं बेबी, फीटस नहीं बेबी। हाँ, पोस्ट नेटल का मतलब है जन्म के बाद। हाँ, नहीं फिर अब उसके बाद जन्म के बाद क्या होगा, बच्चों को क्या कराना है, बस सीक्वेंस देखो। अब बच्चों को फीडिंग करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग, तो आपकी इंपॉर्टेंस बताइए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए भी फायदा है, बच्चे को भी फायदा है, उसको पैसिव इम्यूनिटी मिल रही है, उसको कैंसर से इजाद मिल रहा है, उसको इनहिबिटरी पेप्टाइड डिपोजिट नहीं हो रहे हैं, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, दोनों को फायदा है ना। अब बात आगे। हाँ, यस, ऐसा ना हो कि लड़के की चाहत में लड़कियां 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 लड़कियां, तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। साइड इफेक्ट होंगे, बहुत बढ़िया। अब ये तो स्ट्रेटेजी हो गई है। हाँ बिल्कुल, उस पर भी उसमें अवेयरनेस। अब इसके सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या किया उसने, बहुत बढ़िया। पहले डॉक्टर को अपॉइंट किया हमने, एक्सपर्टीज को अपॉइंट किया उसमें, फिर मटेरियल सप्लाई किया हमने। इससे बहुत फायदे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे कई कुछ एग्जांपल बताओ, क्या क्या फायदे हुए किन किन चीजों में। प्रेगनेंसी का फायदा, ठीक है। डिसीज जो नहीं जानते थे लोग, ग्रामीण क्षेत्र के मर जाते थे, ठीक है। एबॉर्शन के बहुत सारे केस होते थे, हाँ बिल्कुल। उस समय अगर अगर किसी कारण से कोई फीमेल, कोई बच्ची, ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई है तो मार देते थे, एबॉर्शन नहीं कराते थे, उस लड़की को ही मार देते थे। समझ में आया, खतरनाक। जो भी अभी दिक्कत है तो उसको अबॉर्ट करा दो ना, अगर कहीं गलती से कुछ ऐसा हो गया तो मारो तो मत। समझ रहे हो ना। हाँ, हाँ। अब इस कितने के अलावा और क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम नई नई टेक्नोलॉजी उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आई, एमनियो सेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का काम क्या था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये कॉमन जेनेटिकल डिसऑर्डर है, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कितने वीक तक करा लेना चाहिए एमनियोसेंटेसिस। नहीं नहीं, वीक बताओ, 12 से 18, 14 से 18 लिख रखा है मैंने, तो 14 से 18 याद रखो, ठीक है। क्योंकि वो तो हो गया एबॉर्शन, यहाँ एबॉर्शन की बात नहीं आ रही है, यहाँ आ रही है कि हम कब तक करा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस, फिर एबॉर्शन बाद में होगा, ठीक है। 14 से 18 वीक एमनियोसेंटेसिस करा लो, सेफ है, ठीक है। फिर डिसीजन आता है कि भाई एबॉर्शन कराना है या नहीं कराना, वो एक आगे की बात है। एबॉर्शन यानी पहले ट्राइमेस्टर में सेफ होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मिस यूज क्या हुआ, डिटरमाइन, बैन किया, स्टैट्यूटरी बैन मतलब संवैधानिक तरीके से उस पर प्रतिबंध लगाया। हाँ, और एक काम और किया उन्होंने बड़े लेवल पर, इम्यूनाइजेशन, मैसिव इम्यूनाइजेशन। और एक गोली खोजी थी, सहेली, कैसे भूल गए, सहेली, सहेली भूलोगे क्या, सहेली, यही है सहेली क्या। हाँ, किन साइंटिस्टों ने सहेली खोजी, सीडीआरआई लखनऊ यूपी, नहीं आया क्या। अच्छा, फंडिंग किसने दी, आरसीएच ने। सहेली की खास बात क्या है, यस नॉन स्टेरॉयडल है, वीक में एक बार। क्या था उसमें नॉन स्टेरॉयडल, सेंट क्रोमन, सेंट, सेंट नहीं लगाते हैं, सेंट परफ्यूम, सेंट क्रोमन याद रहेगा। अरे क्या करता है ये सेंट क्रोमन, ब्लॉक कर देता है या मॉड्यूलेट कर देता है, समझ रहे, या मॉडिफिकेशन कर देता है, जिससे कि एस्ट्रोजन की बाइंडिंग नहीं होती, यानी एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट दिखाता है। कोई डाउट, कहानी समझ में आई, सेट है ना ब्रेन में, बहुत बढ़िया, सिट डाउन, ठीक है। इसमें कोई डाउट था, तो ऐसी तो तुम्हें याद रखना है चीजों को, हाँ है ना। तो बस टिप्स पर आ जाएंगी सारी की सारी चीजें, समझ रही है, याद है, कल पूछूंगा तुझसे, चल यहाँ तुम लोगों को याद है, तू बता। हाँ, क्यों, थोड़ा थोड़ा याद है, बिल्कुल भी याद नहीं है। हाँ, तो कल ऐसे ही सुनाना है तुम सबको,
तो सुनाती नहीं है भाई कुछ भी। हाँ, तू खाया पिया कर भाई। नहीं, नहीं, बात उसकी नहीं है, लेकिन तू अगर हेल्दी रहेगी ना तो तू पढ़ पाएगी ज्यादा। तू पढ़ाई अच्छी कर रही है, मार्क्स आ रहे हैं सही से? पक्का? अभी कितने मार्क्स आ रहे हैं इसमें इस बार? ये तो बहुत बड़ा जुर्म किया है। एक बार को मार्क्स कम आए चलेंगे, पर एआईटीएस छोड़ना नहीं है। मतलब ये कौन सा अपना एग्जाम होता है, छोड़ना नहीं है। इससे पहले वाले में 4, नहीं नहीं, बड़ा हो, पहले खाओ अच्छे से, फिर मार्क्स बढ़ेंगे, ऐसे नहीं बढ़ेंगे। समझ रहे हो ना? हर एक तो एनर्जी तो जरूरी है ना भाई। तू हॉस्टल में रहती है, घर पे रहती है? फिर तो पैसे वसूल करना। अगर 2 रोटी खाती है 4 खा, 4 खाती है 8 खा। भाई घर में एक बार को बच्चा थोड़ा सा अवॉइड कर लेता है, पर बाहर का खाना ज्यादा खा लेता है। मैं भी घर पे 2 रोटी 3 रोटी खाता हूँ एक टाइम के अंदर, पर कोई बना के बाहर खिला देना तो ज्यादा खा ली जाती है। होता है ना ऐसे? हाँ, होता है ऐसे वो। क्या? गेस्ट हाउस में मजा नहीं आता यार। नहीं नहीं, एक है वो बनवा लेते हैं उससे, वो ठंडी सब्जी ठंडी रोटी वो तो बना के रख लेता है। तो ठंडा नहीं खाया जाता, गरम गरम ठंडी में ज्यादा खा लेते हैं। तो यहाँ तो बस पेट भर लेते हैं कि इतनी एनर्जी आ जाए कि भोंक पाए, मतलब बोल पाए। समझ रहे हो ना? हाँ, बस। आगे चलें। तो यानी इस बच्ची ने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही तुम्हें सुनाना है और ऐसे ही तुम्हें हर चीज टिप्स पर चाहिए। ठीक है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जरा सा टॉपिक है, उसमें है नहीं कुछ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में ध्यान रखना है कि कोई भी पॉपुलेशन 3 चीजों पर डिसाइड करती है। ठीक है भाई? स्पीसीज कौन सी है, समय कौन सा है, जगह कौन सी है, एरिया। ठीक है? दूसरी बात ध्यान रखनी है, सेंसस यानी जनगणना हर 10 सालों में एक बार होती है। क्लियर है? बस तुम्हें ध्यान रखना है 2000 वाला डेटा। ठीक है भाई? हर दुनिया में हर 6वां इंसान इंडियन है। किस सेंसस के अनुसार? 2000। ठीक है? उस पर थोड़ा सा बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एक क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है कि 2000 के हिसाब से जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कितना बढ़ी थी, 1.7। ठीक है? 7.7, हाँ 1.7। फिर 2011 में आकर के ये रेट बढ़ा है पहले से, घटा है? बढ़ा है। कितना भाई? 1.7 से 2 के आसपास हो गया। तो ये कोई अच्छी इंडिकेशन नहीं है। समझ रहे हो? इससे ये मालूम पड़ रहा है कि आरसीएस काम कर रहा है, पर मार्जिनल काम कर रहा है। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है? मार्जिनल का मतलब है बस कर रहा है। तूने नहीं सुनाया आज? याद है ना? तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? तो ध्यान ही नहीं दिया आगे कौन कौन बैठा है। उसने हाथ उठाया तो उधर ध्यान दे लिया मैंने। कल पूछूंगा मैं, है ना? समझ रहे हो? मार्जिनल काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रही है, कारण क्या है? क्योंकि मोर्टेलिटी रेट घट रही है। समझ रहे हो? मदर की मोर्टेलिटी और फीटल की मोर्टेलिटी रेट पहले से घटी है, डेथ रेट घटी है, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी है इसलिए। ठीक है? कौन कौन से फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं ग्रोथ रेट को? बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन एंड एज एंड सेक्स रेशियो। यहां तक कोई डाउट? अभी तो बस पूछ ही रहा था मैं। ठीक है, अब कहानी चालू होगी। अब चालू करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो यहाँ 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक नेचुरल नहीं सॉरी एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। भाई टेम्परेरी क्या होते हैं? यूज करोगे तो काम करेंगे, यूज नहीं करोगे काम नहीं करेंगे। बेबी कंसीव कर सकते हो भैया, आपने प्लानिंग की मैं 5 साल बाद बेबी कंसीव करूंगा, तो 5 साल तक इनको यूज करो। यूज करना छोड़ दोगे, बेबी कंसीव कर लोगे। परमानेंट का मतलब है कि भाई करवा लिया तो फिर हो गया, अब बेबी नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। तुम्हारे मन में आ रहा है 5 साल बाद शायद एक बेबी और कर लू ना, फिर नहीं होगा। इसलिए इनको स्टेरिलिटी मेथड कहते हैं। स्टेरिलिटी का मतलब है फिर रिवर्सिबिलिटी इनकी बहुत पुअर है। नहीं आया क्या? साइड इफेक्ट कोई नहीं होते, बहुत बेहतर है सारे के सारे जितने भी स्टेरिलिटी मेथड है। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि मेल के अंदर भी कोई कोई चेंज नहीं आएगा। पेनिस करेक्शन प्रॉपर होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर होगी, समझ लो सारे हार्मोन प्रॉपर होंगे, प्रॉपर इजैक्यूलेशन भी होगा, पर सीमन के अंदर स्पर्म नहीं होगा। ये तो अंतर होता है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा। ठीक है? समझ में आया? और फीमेल का अगर आते हैं तो फीमेल में भी सब कुछ होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, सेक्सुअल डिजायर ड्राइव में कोई अंतर नहीं है, कुछ भी कहीं कोई चेंज नहीं होगा। बस गैमीट जब अंदर जाएंगे तो वहां से मिल नहीं पाएंगे, तो बीच में हमने खाई बना दी, बैरियर लगा दिया। समझ रहे हो? बांध दिया उसको कट करके। समझ में आया?
तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक तो होती है बीमारी की वजह से होने वाली स्टेरिलिटी, वो वाली स्टेरिलिटी नहीं है, इसको वही स्टेरिलिटी मेथड कहते हैं ना। तो एक तो होती है टेस्टिस की, जैसे मेम्ब्रेन ही खराब हो जाए, ओवरी की मेम्ब्रेन ही खराब हो जाए, डिजेनरेट कर जाए, वो स्टेरिलिटी अलग होती है। यहां हमने स्टेरिलिटी क्रिएट की है, पर गोनाड्स परफेक्ट है, आई, इसलिए इनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है। इनमें कोई अंतर समझ में आया? तो पहले तो मैं कौन सी बात करूंगा, टेम्परेरी। टेम्परेरी के अंदर कई टाइप के हो सकते हैं। नेचुरल मेथड, जिसके अंदर कोई चीज यूज नहीं करते, बस थोड़ा सा समझ रहे हो, ब्रेन से हाइपोथेटिकली चलते हैं, और सबसे ज्यादा फेल्योर रेट नेचुरल मेथड के होते हैं, सबसे ज्यादा फेल्योर रेट नेचुरल मेथड के होते हैं। फिर सेकंड नंबर पे मैं बैरियर बताऊंगा। बैरियर का समझते हो, बैरियर लगा दिया आपने, रुकावट पैदा कर दी कि गैमीट मिल ना पाए, फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, तो बैरियर मेथड आ जाएंगे। तीसरा मैं बताऊंगा केमिकल मेथड। बहुत सारे केमिकल होते हैं, इट इज ऑर्गेनिक एसिड, जो बॉडी को नुकसान न करें पर स्पर्म को मार दें, स्पर्मिसाइडल, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, इट इज ऑर्गेनिक एसिड। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो केमिकल हम यूज करेंगे। और चौथे में आएंगे, सबसे ज्यादा इंडिया में एक्सेप्टेबल कोई मेथड है तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, दो बच्चों के बीच में अंतर करने का सबसे बेहतर एक्सेप्टेबल इंडिया में मेथड है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। समझ में आया? इस पर आ जाएंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गोलियां, जैसे माला डी, माला एन, सहेली, समझ रहे हो, डिफरेंट टाइप की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे भाई मार्केट में, यानी गवर्नमेंट ने इंजेक्शन बनाए हैं डिम्पा के नाम से। किसी भी मेडिकल कॉलेज में, उसमें हॉस्पिटल्स में जाओगे तो बोर्ड लगा होगा कहीं ना कहीं आसपास, डिम्पा। नहीं आया क्या? अरे हंसने की क्या बात है, डिम्पा किसी का नाम नहीं है, डिम्पा नाम है? डिम्पल है ना, डिम्पल अलग होता है, डिम्पा अलग होता है भाई। तो कुछ भी बना दोगे किसी का। चुप रहो, इधर आ जाओ। तो फिर किसी का भी पकड़ लेते हो, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। डिम्पल नाम होता है, ठीक है, डिम्पा अलग चीज होती है। डिम्पा डिपोप्रोबरा मेड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, यानी धीरे धीरे रिलीज होने वाला, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। समझ रहे हो ना? फिर हम लास्ट बढ़ेंगे इम्प्लांट। इम्प्लांट समझते हो? नॉर प्लांट, छोटी सी डिवाइस होती है, 4 आर्म्स के अंदर, कहां पर, 4 आर्म्स में कट लगाते हैं, समझ रहे हो? और सब डर्मल, क्योंकि एपिडर्मिस के अंदर तो ब्लड होता नहीं, डर्मिस में होता है, सब डर्मल रीजन में उसको इम्प्लांट कर देते हैं, छोटा सा स्टिचेस लगा देते हैं, खत्म। इसको नॉर प्लांट बोलते हैं। सोचो सारी की सारी समस्याएं फीमेल को दी जा रही हैं यहाँ पर, मेल अपने को प्रोटेक्ट रख रहा है। नहीं समझ में आया? हम कुछ नहीं करेंगे, सारा के सारा समस्याएं कौन झेलेगा? और एक साधारण काम नहीं है। आप सोचो किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 साल के लिए रोके हो, उसका बीएमआर बिगड़ा हुआ है, उसको हर समय वॉमिटिंग आ रही है, उसका मेंटल स्टेटस ही चेंज हो गया, वो बीमारियों का घर बनती जा रही है, किसके लिए? समझ रहे हो कि हाँ भाई बेबी कंसीव ना हो, सेक्स में कोई दिक्कत ना आए। समझ में आया? तो क्या जब वो कंफर्ट ही नहीं होगी तो सेक्स का है बात का? समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, पर धीरे धीरे जाकर के चीजें फिर अवॉइड हुई, ठीक है, लोगों ने इस चीजों को डिस्कार्ड करना चालू कर दिया। तब जाकर के सिर्फ एक ही एक मेथड है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, मेल के थ्रू, ठीक है, कंडोम। और फीमेल के थ्रू जो जो डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जो नीट में क्वेश्चन आएगा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। समझ में आया? हाँ, यहां तक कोई डाउट? तो एक एक करके चालू करूं। सबसे पहले मैं टेम्परेरी की बात करूंगा, टेम्परेरी में नेचुरल की बात करूंगा, करें? अच्छा, एनसीईआरटी में 2 लाइन और दे रखी हैं कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है। क्यों बोलोगे इसको आइडियल? ठीक है भाई, समझ रहे हो भाई, यूजर फ्रेंडली हो, पहली बात है, कोई ताम झाम ना हो उसके अंदर, कोई यूज ही नहीं करेगा। समझ में आया? पहला। दूसरा कहना चाह रहे हैं कि भाई इजीली अवेलेबल हो। भाई तुम समझ रहे हो ना, लंदन से मंगा रहे हो तो थोड़ी ना कोई यूज कर लेगा, इजीली तुम सड़क पर जा रहे हो, मिल जाए वो चीज आसानी से, ठीक है, तो कोई यूज कर पाएगा। इफेक्टिव भी हो, रिवर्सिबल भी हो। साइड इफेक्ट ये नहीं कहा नहीं हो, नहीं के साथ लिखा है लीस्ट, नो भी लिखा है पर लीस्ट कम हो, यानी साइड इफेक्ट भर भर के होते हैं। समझ में आया? भर भर के होते हैं, समझ रहे हो, बहुत होते हैं भाई। ब्रेस्ट कैंसर आया ही देन ही इसी की है, समझ रहे हो। आज की डेट में
जो यूट्रस के अंदर सिस्ट बन रहे हैं, बड़े कॉमन हो गए हैं सिस्ट, ठीक है। उसका बहुत सारे कारण है, पॉल्यूशन भी इसका एक कारण है, पर एक नई एज के बच्चों में जो कारण देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है? एबॉर्शन। मैं नहीं बोल रहा, डेटा बोल रहा है, ठीक है। ढेर सारी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं तो लोग जानते नहीं है, ठीक है, बेबी कंसीव हो जाता है अचानक से, समझ रहे हो ना, गलती की वजह से, फिर वो क्या खाते हैं? गोलियां खाते हैं। गोलियां खाते हैं, उन गोलियों का असर उनको आगे मैरिटल लाइफ होती है उसमें देखने को मिलता है। समझ में आया? हाँ। तो जैसा भी है इन केमिकल से बचो, ठीक है, अपने ऊपर संयम रखो, अपने को एकदम टारगेटेड फोकस करो, समझ रहे हो। और आगे जाकर के तो भी शादी सभी की होनी है, नहीं आया क्या? मतलब नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, टीचर के बड़े के नाते बता रहा हूँ, ठीक है। और अपना एकदम फोकस रखो, ठीक है। और सही मायने में जिन्होंने शादी नहीं की वो बहुत ऊंची लेवल पे पहुंच पाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं करनी, हर चीज जरूरी है, ठीक है, समय के अनुसार। अभी समय तुम्हारा पढ़ने का है तो पढ़ाई पर फोकस करोगे, ठीक है। वापस आ जाओ, अरे आगे आ जाओ। इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल समझ में आ गया। लास्ट में क्या है कि ऐसी कोई डिवाइस ना हो जो सेक्सुअल डिजायर या ड्राइव में कोई हिंड्रेंस क्रिएट करे। अगर हिंड्रेंस क्रिएट करेगी तो कोई भी यूज नहीं करेगा उसको। समझ में आया? तो एक प्रॉपर्टी में एनसीईआरटी ने दे रखी है कि भाई 4 प्रॉपर्टी हैं, ये अगर हैं तो सही मायने में वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, नहीं तो अन्यथा वो नहीं है। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब इसकी रिवर्सिबिलिटी है, यूज करोगे काम करेंगे, नहीं करोगे नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो टेम्परेरी में सबसे पहले मैं बात करके किसकी करने वाला हूं? नेचुरल मेथड, नो साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट, बस साइड इफेक्ट नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि कोई ये डिवाइस ही नहीं है। नेचुरल मेथड का मतलब है इंसान की सोची समझी कैलकुलेशन। समझ में आया? ठीक है। तो सोची समझी कैलकुलेशन में पहला मैं बताऊंगा रिदम मेथड, सेफ पीरियड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या कैलेंडर मेथड बोलते हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कर महिलाएं इनको ही यूज करती हैं। वो कैलेंडर जानती है कि ये दिन है, इस दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो रही है, 5 दिन तक चलेगी, 4-5 दिन बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी तो 2-3 दिन सेफ हैं, ठीक है, 3-4-5 दिन मान के चलो। उसके बाद थोड़ा सा रिस्क है बेबी कंसीव होने का। बेबी कंसीव करना है तो 10 दिन और 17 दिन के बीच में ही हमें कॉपुलेशन करना होगा, क्योंकि पहले के टाइम पर लोग बेबी कंसीव ऐसे ही नहीं करते थे, ठीक है, बड़ा बकायदा, क्योंकि भाई बेबी का मतलब है फ्यूचर, समझ रहे हो, उसके लिए प्रॉपर अनुष्ठान करते थे, ठीक है। तब महान महाबली बच्चे, खतरनाक बच्चे पैदा होते थे, ठीक है, प्रॉपर अनुष्ठान करते थे। यस, तुम अब तो हंस रहे हो, दांत फाड़ रहे हो, नॉलेज ही नहीं है तुम्हें, ठीक है। समझ, ये अज्ञानता को जब तक कोई बच्चा हंस रहा हो ना तो समझ लो वो बेवकूफ है, अज्ञानी है, या ज्ञानता का रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया? हाँ। तो पहले अनुष्ठान होता था, ठीक है, अनुष्ठान हर धर्म में होता था, ऐसा नहीं है, ठीक है। अनुष्ठान का मतलब है आपने पूरी प्रॉपर प्लानिंग की है, उसके लिए प्रॉपर जो भी आपने सोच रखा है वो चीजें कर रहे हो, ठीक है, पूजा पाठ जो भी है, क्योंकि आप चाहते हो जैसे अगर आपको बच्चा चाहिए राक्षस तो राक्षस वाले काम करोगे आप, बच्चा चाहिए देवता मतलब अच्छा, ठीक है, सात्विक, तो वो वाले काम करोगे, ठीक है। समझ रहे हो? अनुष्ठान उसी को कहते हैं अनुष्ठान। फिर उसी हिसाब से आप अनुष्ठान करोगे, अनुष्ठान के हिसाब से पर्टिकुलर कुछ दिन होंगे उनमें आप पॉपुलेशन करोगे, तो उसी हिसाब से, उसी प्रवृत्ति के हिसाब से, ठीक है, बेबी पैदा होते हैं। समझ में आया? स्पर्म मिलियंस होते हैं पर सारे के सारे स्पर्म एक जैसे नहीं होते, जानते हो ये वाली बात? हर बार मिलियंस स्पर्म सारे में क्या होती है? वेरिएशन, ड्यू टू, हाथ उठाओ, कौन है जिसको वेरिएशन ला रहा है स्पर्म में? अरे मियोसिस तो है, मियोसिस में क्या? यस, समझ रहे हो ना मेरी बात? डिसजंक्शन होता है, क्याजमेटा बनता है, ठीक है, उसमें क्रोमोसोमल क्या होता है? एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए हर स्टेप पर क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। समझ रहे? क्रॉसिंग ओवर टर्म यूज करेंगे, क्याजमेटा नहीं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्याजमेटा तो नॉर्मल है, वो जब जुड़ जाते हैं तो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, क्याजमेटा है, वो क्रॉसिंग ओवर टर्म यूज करते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलेंडर मेथड की। विड्रॉल मेथड कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा फेल्योर इसी के, ठीक है। इजैक्यूलेशन से पेनिस को बाहर निकाल लेना पहले, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारा फ्लूइड और सीमन ऑलरेडी बिना इजैक्यूलेशन के भी रिलीज हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तीसरा है लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, एमेनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल, लैक्टेशन लगा दिया ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, ठीक है, क्योंकि एनीमिया के कारण भी एब्सेंस हो जाती है मेंस्ट्रुअल की। किसी को बहुत ज्यादा सीवियर एनीमिया है
तो उसका मेंस्ट्रुअल नहीं चलेगा। बीमारी है, मेंस्ट्रुअल रुक जाएगा। समझ रहे हो? कई वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो सीधा मेंस्ट्रुअल पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लैक्टेशन टर्म यूज कर रहे हैं कि नहीं, अमोनोरिया लैक्टेशन के दौरान अगर कोई मदर इंटेंस फीडिंग कराती है अपने बेबी को, ठीक है, 6 एनसीईआरटी के अनुसार बोल रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 6 मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, क्योंकि इंटेंसली लैक्टेशन कराने की वजह से कंटिन्यू पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन निकलेगा और प्रोलैक्टिन जीएनआरएच के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो 3 मेथड हैं, समझ में आया? इसमें 2 को थोड़ा कैलकुलेशन वाले हैं, समझा देता हूं मैं थोड़ा सा हल्का हल्का इन दोनों को, ये तो उसमें कुछ है नहीं। अब आगे बढ़ रहे हैं, फिर हम सेकंड स्टेप पर आएंगे। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, आफ्टर इजैक्यूलेशन इन फीमेल ट्रैक स्पर्म की लाइफ क्या होती है? 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन, ठीक, इन फीमेल ट्रैक। फीमेल ट्रैक में लाइफ कितनी होगी? 2 से 3 दिन, 2 to 3 days, ठीक है। अगर मैं ओवा की बात करता हूं, लाइफ ऑफ ओवा आफ्टर ओव्यूलेशन, बहुत कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 डे, 1 दिन अप्रोक्सीमेटली लाइफ होती है। तो ये हमें पता है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 प्लस माइनस 2 डेज की है, 28 प्लस माइनस 2 डेज, समझना हम क्या लेके चल रहे हैं, 28 प्लस माइनस 2 डेज की हम मेंस्ट्रुअल साइकिल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ओव्यूलेशन लगभग किस दिन होगा भाई? मिडिल मिडिल पॉइंट क्या निकालोगे? 14 डे, प्लस माइनस 2 बोल दिया, तो 2 दिन ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 दिन कम भी हो सकते हैं, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। 2 दिन कम कर दो, 14 13 12, 2 दिन बढ़ा दो, 16, समझ रहे हो? तो 12 से 16 के बीच में, 12 से 16 के बीच में फर्टल ओव्यूलेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। यहां क्या होगा? इन दोनों के बीच में ओव्यूलेशन। ये समझ में आया नहीं आया? अकॉर्डिंग टू मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 प्लस माइनस 2 डेज की होती है, तो ओव्यूलेशन 2 दिन पहले 2 दिन बाद में हो सकता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है। ये ओव्यूलेशन के डे आ गए। अगर मैं तुमसे कहूं स्पर्म की लाइफ कितनी है, भाई यहां पर स्पर्म एंटर करेगा तो फर्टिलाइजेशन दैट श्योर होना ही होना है, पर एक प्रोबेबिलिटी हम लेके चल रहे हैं, स्पर्म कितना पहले चला जाए कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो भाई 12 11 10 सेफ पीरियड लेके चल रहा हूं। अगर 10वें दिन स्पर्म एंटर कर जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन, समझना 10th डे, ठीक है, 10वें दिन स्पर्म एंटर करता है तो 12वें दिन फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है। नहीं आया क्या? अगर स्पर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन एंटर कर जाए, स्पर्म एंटर कर रहा है 10th डे, क्योंकि यहां पर लाइफ ऑफ स्पर्म कितनी है? 2 से 3 दिन। यहां तक समझ में आया नहीं आया? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। यहां तो होगा ही। अगर ओवा 16वें दिन निकल रहा है तो कितने दिन तक सरवाइव कर सकता है? 1 दिन, 17वें दिन तक, क्योंकि ओवा की लाइफ कितनी है? 1 दिन। तो अगर 17वें दिन स्पर्म एंटर करते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा।
तो यहां पर भी फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। भाई यहाँ ओव्यूलेशन हो रहा है, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, तो सोचना ही नहीं है। यानी आपसे कहा जाए सेफ पीरियड क्या होगा, बस इनको छोड़ दो। 10 से पहले, 17 के बाद, बिफोर 10, आफ्टर 17, ये सेफ पीरियड है। सबसे क्रिटिकल पीरियड कौन सा है? 16 और 12 के बीच में। पर 12 से पहले, 10 से 12 के बीच में भी प्रोबेबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की, और 16 से 17 के बीच में भी प्रोबेबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ स्पर्म एंड ओवा। आई या नहीं आई? का कोई डाउट? कोई डाउट? बढ़ जाए आगे। चलो, तो सेफ पीरियड आप लिख लो कहीं पर भी। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर 10th डे, आफ्टर। अब बात करते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये आप जानते हो कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालता है, हाइपोथैलेमस से कौन जुड़ी होती है? पिट्यूटरी। ये भी आप जानते हो हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, GnRH। ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है क्या निकालने के लिए? LH एंड FSH। और आप जानते हो LH FSH क्या काम करते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल को रन कराते हैं। आई या नहीं आई? ये भी आप जानते हो ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है? प्रोलैक्टिन। और जब तक प्रोलैक्टिन निकलेगा, कितने महीने तक निकलता है प्रोलैक्टिन? 6 मंथ। ये आप जानते हो जब तक प्रोलैक्टिन निकलेगा तब तक प्रोलैक्टिन इनिबिटरी इफेक्ट दिखाता है। किसके लिए? ये इनिबिट करता है हाइपोथैलेमस को क्या रिलीज करने के लिए? GnRH। और अगर GnRH नहीं निकलेगा भाई, तो LHFSH भी नहीं निकलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, यानी 6 महीने तक एमेनोरिया हो जाएगा। एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल। अब बताओ आई या नहीं आई? यहां तक कोई डाउट? रूल थोड़ी ना है अमेनोरिया में। पर मतलब क्या, कोई यहाँ हम लैक्टेशन थोड़ी ना करा रहे हैं। लैक्टेशन के टाइम पर हम बता रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी, तो कौन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकेगा? कौन है? प्रोलैक्टिन। इसलिए प्रोलैक्टिन समझा रहे हैं हम, मैकेनिज्म नहीं बता रहे लैक्टेशन की। समझ में आया? हम उस हार्मोन का नाम ले रहे हैं जो एक्चुअल में एमेनोरिया करता है। कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन। समझ गए ना? तो निकल गई वो अपना काम, हम लैक्टेशन थोड़ा समझा, लैक्टेशन समझा दिया हमने। आई या नहीं आई? कोई डाउट? अब बात करेंगे सेकंड मेथड, बैरियर मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड की बात करता हूं तो आप जानते हो ये 3-4 मेथड है। कोंडोम, फेम शील्ड, ठीक है, फेमिडोम बोलते हैं इसको, फीमेल कोंडोम को। क्वेश्चन आता है ये रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल।
ये कैसा होगा, इरिवर्सिबल। यानी एक ही बार यूज कर सकते हैं, बार बार इनको रिपीट नहीं कर सकते। ये दो एक लौते मेथड ऐसे हैं, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। पूरे जितने मेथड बताऊंगा चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट, सिर्फ लौते मेथड ऐसे हैं जो एसटीडी और एड्स जैसी भयानक बीमारी से बचा सकते हैं। तभी इसका जब जब लॉन्च किया था तो लोग पहले शर्माते थे नाम लेने में, कैसे खरीदा जाए, हर जगह नहीं मिलते थे। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें ऐसी की जिससे कि ये चीजें बिल्कुल जनरलाइज हुई। हर रेलवे स्टेशन पर मशीनें लगाई गई, वेट तोलने की मशीन होती है ना, ऐसी मशीनें लगाई कि 1 करोड़ रुपए का सिक्का डालो बाहर निकल आएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे इसको बहुत और फिर भी लोग जाते थे वही वेट तोलने के बहाने, लोग देखते थे अच्छा ये बच्चा मशीन पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर लोग हेजिटेट होने लगे, फिर चीजें नहीं हुई, क्योंकि उस समय एड्स बहुत तेजी से फैल रहा था, रोकने का सिर्फ एक ही जरिया था, यही, और कोई जरिया था ही नहीं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने उसको और धीरे 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 करके इतना कर दिया कि हर पान की दुकान पर मिलना चालू कर दिया। समझ रहे हो, कि पान खाने तो जा सकता है ना इंसान, समझ रहे हो, पान खाएगा कह देगा भाई इसको डाल दो उसके अंदर, डाल देगा वो, सिंपल सी बात है। फिर मेडिकल की शॉप पर उसको चालू कर दिया, और आज की डेट में तो समझ रहे हो हर दुकान पर है, जिससे कि चीजें कंट्रोल हो। गवर्नमेंट को मतलब नहीं, गवर्नमेंट को भी ठीक है कंट्रोल करो, क्योंकि एड्स भयानक है, समझ रहे हो ना। होगा तो मौत निश्चित है, क्योंकि ट्रीटमेंट अभी है नहीं, समझ रहे हो। ये किससे प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एसटीडी एंड एड्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जबकि मैं सर्विकल कैप डायफ्राम वॉल्ट की बात करता हूं, ये रबड़ के बस स्ट्रक्चर होते हैं, रीयूजेबल हैं, गर्म पानी से गर्म खुला लो फिर दोबारा यूज कर लो, पर इफेक्टिव नहीं है, समझ में आया। इसको उठा करके रबड़ है सर्विक्स पर लगा देते हैं जिससे सीमन अंदर ना जाए, पर इफेक्टिव नहीं है। तो इसको समझाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इनके संग अगर आप केमिकल यूज करो, लाइक बोरिक एसिड, केमिकल वाले जितने भी हैं, जेल, स्पर्मिसाइडल केमिकल जो है, इनको मिक्स करके इसमें लगा के यूज करोगे तो कुछ हद तक इफेक्टिव है, बट ये चले नहीं, ठीक है, डिस्कार्ड कर दिए गए। बट ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये बैरियर मेथड है। बैरियर मेथड का काम क्या होता है, ये क्या प्रिवेंट करते हैं, फर्टिलाइजेशन। भाई बैरियर का काम ही क्या है, फर्टिलाइजेशन होने को रोक देना, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ये गैमीट को मिलने नहीं देते, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, यहां तक कोई डाउट? हाँ, ये इरिवर्सिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, इन्फेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो। बनाया ही नहीं गया ना यूज करने के लिए, वो एक ही बार यूज करने के लिए बनाया गया। इन्फेक्शन भाई, यस इन्फेक्शन हो जाएगा, वो पहले वो रहेगा ही नहीं, समझ रहे हो, फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। एक, एक क्या है, लेटेक्स की एक पतली लेयर ही तो है, समझ रहे हो। तो तुम्हारे कहने से नहीं होगा, ये तो गवर्नमेंट जो कंपनी बना रही है वो उस हिसाब से बना रही है, ये मोटी रबड़ है, ठीक है। समझ में आया नहीं है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में एक नाम दे रखा है निरोध, ठीक है, ये गवर्नमेंट का पॉपुलर ब्रांड है, गवर्नमेंट ने जिसको लॉन्च किया था उस समय, ठीक है। बस यहां तो कोई डाउट? मेल कॉन्डोम समझ में आ रहा है। फीमेल कॉन्डोम के अंदर एक साइड से रिंग बंद होती है, एक साइड से ओपन होती है, बस जो बंद वाला पार्ट है उसको सर्विक्स पर लगा लेते हैं, खुला वाला पार्ट ऊपर रहता है, समझ में आया। पर सबसे ज्यादा यूजेबल जो होता है वो मेल के लिए मेल कॉन्डोम, फीमेल के लिए आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। केमिकल, इट इज ऑर्गेनिक एसिड, लाइक समझ रहे हो, बोरिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, ये सब केमिकल्स होते हैं। इन केमिकल को हमने जेल बना दिया, फोम बना दिया, टैबलेट बना दिया, कई फॉर्म में इसको बना बना करके मार्केट में बेचे गए, ठीक है। स्पेशली वॉल्ट सर्विकल कैप के संग मिक्स करके इसको लोगों ने यूज किया, ठीक है, समझ रहे हो। तो एक ये भी तरीका था, ठीक है। क्या करते थे, स्पर्म की मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देते थे, स्पर्मिसाइडल केमिकल्स थे, समझ में आ गया। पर ये सब चीजें वो थी जो स्टार्टिंग में आई, गायब होती गई, आती गई, गायब होती गई, समझ में आ गया। अब लोग अवेयर हो गए हैं कि भाई जो भी कुछ है ये कैंसर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इनसे जितना दूरी बना के रखो उतना अच्छा है। नहीं आई क्या? हाँ, ठीक है।
ये है वेरी वेरी वेरी, यहां से क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है। नाम में छुपा हुआ है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ऐसी युक्ति जिसको यूट्रस में हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लांट कर रहे हैं। समझ में आ गया, इसलिए डिवाइस का मतलब युक्ति, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कॉपर रिलीज करती हैं, तो कॉपर रिलीजिंग डिवाइस होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं हार्मोन रिलीज करती हैं, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, LNG-20, ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं इनके, तो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस होती हैं। कुछ ऐसी भी बनाई हैं जो इनर्ट है, इनर्ट का मतलब नॉन मेडिकेटेड है, मतलब कुछ भी रिलीज नहीं करती, बस छोटे छोटे लूप्स लूप्स होते हैं, लिपिस लूप, ठीक है, स्टेनलेस स्टील के भी होते हैं, पॉलीमर्स के भी होते हैं, प्लास्टिक के, उठा के यूट्रस में डाल देते हैं डॉक्टर, और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, यूट्राइन मेम्ब्रेन को अनस्यूटेबल बनाते हैं फॉर इम्प्लांटेशन। समझ रहे हो, तो इस तरीके से वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। वो भी हैं, तो 3 तरीके के मेथड होते हैं। उनको करने से पहले मैं बेसिक प्रॉपर्टी बताऊंगा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की, जो एनसीईआरटी में 4 पॉइंट दे रखे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पहला, इन इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को आप सेल्फ इंसर्ट नहीं कर सकते, इसके लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर या एक नर्स की जरूरत पड़ती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं कॉपर रिलीजिंग डिवाइस की बात करूं जो कॉपर को रिलीज करते हैं, तो कॉपर आयन क्या काम करते हैं, धीरे धीरे इस मेम्ब्रेन को, यूट्राइन मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं टॉक्सिक साइटोकाइंस रिलीज करने के लिए। साइटोकाइंस इज अ इम्यून सेल मैसेंजर, और ये टॉक्सिक साइटोकाइंस स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और इतना ही नहीं, स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को भी घटा देते हैं। कैसे घटा देते हैं स्पर्म ओवा की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को, स्पर्म की सरफेस पर मिलने वाले प्रोटीन और ओवा की सरफेस पर मिलने वाले प्रोटीन को खराब कर देते हैं, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। आई समझ में नहीं आई, पक्का? तो इसीलिए ये 2 काम करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करके फैगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं। तो स्पर्म अगर तेजी से भागेंगे तो फैगोसाइटिक सेल कम खा पाएंगे, स्पर्म आराम से घड़ियाल के सामने से भागेंगे तो घड़ियाल पकड़ पकड़ के खाई जाएंगे ना, तो इसकी वजह से फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया 2 बच्चों के बीच में अगर अंतर रखना हो तो इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड आईयूडी है। क्लियर है बिल्कुल? साइड इफेक्ट किसके नहीं है, मैंने एक ही बात बोल दी, नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और सबके साइड इफेक्ट है। तो अब बार बार पूछना मत साइड इफेक्ट है या नहीं है, सबके साइड इफेक्ट, समझ रहे हो। और जितने भी हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस हैं उनके साइड इफेक्ट तो भर भर के हैं। समझ में आया? कॉपर वाली ठीक थी, कॉपर का साइड इफेक्ट कोई ज्यादा था नहीं, ठीक है, पर कॉपर से एक दिक्कत थी, मतलब फेल हो जाती थी ये वाली डिवाइस। कॉपर डिवाइस लगा दिया आपने और मेल सीमन जाता था, उसमें कैल्शियम बहुत होता था, कैल्शियम चिपकना चालू हो गया। मालूम पड़ रहा है हमने 3 साल के लिए 2 साल के लिए डिवाइस लगवाई या 3 महीने की डिवाइस लगवाई, कैल्शियम जम गया और कॉपर निकलना बंद हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। समझ में आ गया? कंपनी पे क्लेम किया, बाद में चीज बंद कर दी गई, कंपनी में नुकसान हुआ ना कंपनी को। तो ये बना रहे हैं पर ये सोचा नहीं किसी ने कि कैल्शियम ही चिपकेगा इससे, और कैल्शियम चिपकेगा तो कॉपर आयन निकलना बंद कर देंगे, बेकार हो गई। ठीक है, तो 3-4 प्रॉपर्टी समझ में आई। तो पहली प्रॉपर्टी है ये खुद इंसर्ट नहीं की जा सकती, इसके लिए मैं क्या चाहिए, एक डॉक्टर या एक नर्स चाहिए, नहीं तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। एनसीईआरटी की लाइन डायरेक्ट आती है, एसर्शन रीजन में भी आती है, और मतलब जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आती है। दूसरा मैंने बताया कॉपर रिलीजिंग डिवाइस टॉक्सिक साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जो स्पर्म की मोटिलिटी को घटा देते हैं, इससे स्पर्म की फैगोसाइटोसिस बढ़ जाएगी। नहीं आया क्या, दौड़ ही नहीं पा रहा स्पर्म, मैक्रोज पकड़ पकड़ के खा जाएंगे, और साथ में स्पर्म की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी खराब हो गई, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। समझ तो रहे हो ना? नींद तो नहीं आ रही, बिल्कुल सीटी के नीचे घुसते जा रहे हो तो, नहीं उसके पीछे कह रहा हूँ। हाँ अब निकले बाहर, थोड़े और निकलो। हाँ हाँ, थोड़ी देर में लगता है गाय सरसर रह जाता, हम कहाँ से निकलने वाला है। मतलब तुम इतने मोड में आ जाते हो, सोचो तुम घर पे क्या करते होगे। घर पे पहले भाई ठंडी में रजाई पैरों पे रखते होगे और पढ़ते होगे, थोड़ी देर में रजाई यहाँ से यहाँ आती होगी, फिर यहाँ आती होगी, यार ठंड लग रही है, फिर यहाँ आती होगी, और थोड़ी देर में यार यार ये होता होगा आजकल। जबकि यहाँ ठंड नहीं पड़ रही है पटना में, दिल्ली में देखो बुरी हालत है, नहीं पटना में ठंड नहीं है इतनी।
दिल्ली में बहुत ठंड है भाई, पानी बढ़ रहा है, खतरनाक ठंड है। हाँ, सर्वेश्वर वहां से यहाँ आए, तुमको जुकाम हो गया बुरी तरह से, फीवर आया रात में। तो मैंने कहा अब उनको आया तो मुझे भी आएगा। ठीक है, क्योंकि जगह तो वही है ना, वही साथ बैठे हैं, साथ खा रहे हैं, साथ उठ रहे हैं। ठीक है, पहले पहले मुझे आया था तो उनको हो गया, यही चल रहा है अब। ठीक है, अभी तरुण सर और आ रहे हैं, उनको भी खांसी हो रही है। उन्होंने भी आज एक्सरे कराया होगा, कफ अब जम गया है। तो मैंने कहा आप भी आओ। ठीक है, तो एक नई चीज और हम बांटेंगे। ठीक है। यही है, थोड़ा ट्रैवल में जब टेम्परेचर का वेरिएशन है, यहाँ टेम्परेचर अलग है, वहाँ टेम्परेचर अलग है। ठीक है, और जब दौड़ भाग करते हो तो इम्यूनिटी घटती तो है, तो सीधी सी बात है। प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो मामला बिगड़ेगा, तभी तुम पे तरस आता है मुझे। तुम हॉस्टल का खा खा के कैसे कैसे चला रहे हो, चला क्या रहे हो, सूखते जा रहे हो हॉस्टल का खाना खा खा के। स्ट्रगल तो है भाई, टारगेट बड़ा है तो स्ट्रगल तो होगा, उस टारगेट के हिसाब से स्ट्रगल नहीं है। टारगेट बहुत बड़ा है भाई, स्ट्रगल अभी इतना सही है, स्ट्रगल है पर टारगेट के हिसाब से छोटा है, टारगेट बहुत बड़ा है भाई। एग्जाम हल्का है, भीड़ ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत है, समझ में आया? बढ़ती पॉपुलेशन का नुकसान क्या है? सोचो सोचो, 10,000 सीटें होती, 9,000 बच्चे कंपटीशन में बैठ रहे होते, क्या होता? यार, बाहर यूएस वगैरह में ऐसे ही तो होता है। वहां मतलब, वहां तुम क्लासरूम देखोगे ना, वहां टीचर पे गाज गिरती है, बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो टीचर की आफत, समझ रहे हो? हाँ, टीचर की परीक्षा होती है, बच्चा एग्जाम दे रहा है तो मतलब टीचर का एग्जाम हो रहा है वो। मेरी जिया जी हैं यूएस में टीचर हैं, तो बताते हैं कि भाई यहाँ तो उल्टा है, यहाँ हम ग्रेड सिस्टम बनाते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, बच्चे को बड़े प्यार से फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम देने, अच्छे से देने, तैयारी घुटा रहे हैं, समझा रहे हैं बिल्कुल, मतलब इसको दुख भी ना हो पढ़ाई करने का, नहीं प्रेशर ना ले लेगी, आप पढ़ना प्रेशर है, इंजॉय कराते हैं क्लास के अंदर, देखो पेंडुलम घूम रहा है, देखो ये हो रहा है, मतलब मस्ती में मोड़ में। ठीक है, खूब पॉपकॉर्न खाओ, बैठो, मस्ती करो, रिलैक्स रहो एकदम। ठीक है, और कोशिश करो समझने की, एग्जाम अच्छे से देना। जब तुम फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो तुम्हें सेकंड ग्रेड की पढ़ाई कराऊंगा मैं। ऐसा नहीं सबको बराबर पढ़ना है, ठीक है, टिपिकल है सबको पढ़ना है, एक बच्चा कमजोर है सर मैं नहीं पढ़ सकता, पढ़ना है, सबका एग्जाम एक जैसा होगा, वहां ऐसा नहीं होता, वहां ग्रेड के हिसाब से एग्जाम होता है। धीरे धीरे आपको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपका ग्रेड बढ़ाएंगे, आपके एग्जाम की क्वालिटी बढ़ाते जाएंगे, समझ रहे हो ना? बिल्कुल फूल की तरह बच्चों को रखा जाता है, वहीं जाना चाहिए। इंडिया के डॉक्टर पूरी दुनिया में फेमस हैं, क्यों? क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन से गुजरते हैं, समझ में आया? इंडियंस कोई खेल नहीं है यहाँ, इंडियन का जीन बड़ा स्ट्रांग है, पर ऐसे घुस जाओगे नीचे तो कुछ भी नहीं है, बाहर निकलो। ठीक है, चलो, समझ में आई नहीं आई? मैं सच कह रहा हूं, कुछ चीजें अगर खराब है तो कुछ चीजें अच्छी भी है। कोरोना का असर इंडिया में इतना नहीं पड़ा था जितना अदर कंट्री में पड़ा था, हमारा जीन औरों के जीन से बहुत बेटर है, समझ में आया? क्योंकि इंडियंस ने बहुत स्ट्रगल सहन किया है भाई, नहीं आया क्या? कितने समय गुलाम रहा, ठीक है, मतलब सदियों से तुम देखते आ रहे हो, सदियों से। ठीक है, पहले मुगल, फिर मुगल से भी पहले, फिर बाद में अंग्रेज, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? कितना उसने अत्याचार सहन किया है इंडियंस ने, समझ रहे हो? तो इसके अलावा अभी इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा जीन फ्लो, तब बताऊंगा कि जीन फ्लो किस तरीके से हुआ। ठीक है, इतने टाइप के वैरायटीज ऑफ कंट्रीज ने जब अटैक किए तो जीन फ्लो हमारी इसमें हुई है, तभी तो साउथ के लोग हम लोगों को प्योर इंडियन मानते ही नहीं है, साउथ में अटैक कम हुए हैं। ठीक है, तो साउथ प्योर इंडियंस हैं क्योंकि उनके जीन के अंदर जीन फ्लो नहीं हुआ, और इस तरह हमारी साइड में जीन फ्लो बहुत ज्यादा हुआ। जीन फ्लो समझते हो ना? वो लोग आए, यहाँ रहे, यहाँ के लोगों से शादी कर ली, अपना जीन को फ्लो कर दिया, सिंपल सी बात है, वेरिएशन आ गए। एक कार्टून आता था बिन 10, बैन 10, बैन 10 समझते हो ना? उसके डीएनए के अंदर बहुत सारे डीएनए इंक्लूड होते गए, तो समझ लो हम लोग बैन 10 ही हैं, नहीं है क्या? हमारे डीएनए के अंदर बहुत सारे टाइप के डीएनए हैं, इसलिए कहा जाता है रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है। ठीक है,
पर अभी लेटेस्ट जो आ रही है न्यूज, उसके हिसाब से हमारा डीएनए की कॉइलिंग वीक होती जा रही है, कॉइलिंग कमजोर हो रही है, जो म्यूटेशन का कारण है। क्योंकि एक टाइट डीएनए है तो म्यूटेंट उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, ढीला डीएनए है, ठीक है, तो आसानी से जीन के अंदर क्या हो जाएगी, म्यूटेशन, और जिसकी वजह से कैंसर बढ़ जाएगा। तो ये लेटेस्ट अब न्यूज आ रही है कि कैंसर तेजी से अब क्यों फैल रहा है, पहले भी तो ये चीजें थी पर कैंसर इतना नहीं था। तो बहुत सारे इसमें फैक्टर हैं, समझ रहे हो, हमारा डीएनए पहले से कंपेरेटिव में धीरे से कमजोर होता जा रहा है। पर गुलाम नहीं हो जाएंगे हम, रहेंगे ही नहीं, तुम गुलामी पे गए बस। हम बात कर रहे हैं अस्तित्व की, जब डीएनए कमजोर हो जाएगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, गुलाम नहीं होंगे हम, रहेंगे ही नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए कहते हैं किसी बच्चे को ज्यादा फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराओगे ना तो उसके डीएनए की क्वालिटी घट जाएगी। जितना आप अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोवाइड कराओगे उतना डीएनए की कॉइलिंग और डीएनए की क्वालिटी बेटर रहेगी। जानते हो ये वाली बात? क्योंकि पहले के लोग मेहनती थे, आज के लोग मेहनती हैं? पहले लोग कई किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाया करते थे, आज की डेट में ऐसा होता है? आज की डेट में तुम्हें बस खाना अच्छा नहीं मिल रहा तो तुम्हें स्ट्रगल नजर आ रहा है। ओला ओला कौन है, ओला ओला वाला ये कौन आता है ओला से? मैं थोड़ी ना बच्चा हूं, मैं तो टीचर हूं, मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। कौन सा बच्चा है जो, वही बच्चा आसी पास तो रहते होंगे। हाँ, अगर 10 किलोमीटर दूर से आएंगे तो ओला से भी आएंगे भाई, समय के अनुसार उनको परिवर्तन करना पड़ेगा। आप 3 घंटे बर्बाद करके यहाँ के कंपटीशन थोड़ा फाइट कर लेंगे। समझ में आया? अब 3 घंटे पैदल आ रहा है तो थकान में पड़ रहा है, फिर जाकर 3 घंटे जाएगा तो पढ़ेगा क्या वो? चलो वापस आओ, हो गया रिलैक्स, करें स्टार्ट। ये ब्रेक था तुम्हारा, ठीक है, पर रियलिटी थी ब्रेक के अंदर, सच्चाई समझनी होगी, ठीक है। पर जीन फ्लो से हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है, जानते हो ये वाली बात? ठीक है, जीन फ्लो नहीं होगा तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, और होमोजाइगोसिटी से डोमिनेंट रिसेसिव डिसऑर्डर डोमिनेंट हो जाते हैं। कई हद तक बेटर है, पर पॉल्यूशन और तमाम चीजें ऐसी हैं, और जो तुम्हें है ना स्ट्रगल कम मिल रहा है, अभी कम ही मिल रहा है, लग रहा है तुम्हें स्ट्रगल ज्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है अभी, ठीक है, ये कोई स्ट्रगल नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो ये कई कारण हैं जो कहीं ना कहीं तुम्हारे डीएनए को कमजोर बना रहे हैं। तुम्हारा क्या, हम सबके, मतलब हम लोग भी फिजिकल मेहनत क्या करते हैं, कुछ नहीं, ठीक है, मेंटली मेहनत तो कर रहे हैं, आगे खड़े हैं सुबह से शाम तक, थक गए हैं तो घर जाके फिर सो गए, फिर सुबह उठे फिर आगे खड़े होकर चीखने चालू कर दिया, फिर सो गए, तो फिजिकल एक्सरसाइज तो खत्म हो गई ना सारी की सारी। क्या बेटा? हाँ, लिफ्ट से आ रहे हैं, जितनी मेहनत मैं कर लेता हूं फिर भी ये नहीं कर पाएगा। दिख रहा है करते हैं सर, इधर आ जाओ, मेहनत करते हैं। यहां तो समझ में आ गया पहला वाला, ठीक है? आई है नहीं आई? मैं 40 साल से ज्यादा का हूं, मेरे चेहरे का स्किन का ग्लो देख ले, और तू अभी 20 साल का भी नहीं होगा, तो अपने चेहरे का स्किन का ग्लो देख ले, बता। समझ में आया? ना कोई क्रीम लगाता हूँ, ना कोई पाउडर लगाता हूँ, ना कुछ, सिर्फ साबुन से नहाता हूँ, ठीक है, और उठा के चला आता हूँ। पर समझ में आया? बाल सफेद हो जाएंगे, ठीक है, पर बाल सफेद होने से एजिंग नहीं होती, ठीक है। अभी एक आर्टिकल पढ़ा होगा, वो कौन सा है, एक एक्टर है जो बहुत एज हो चुकी है पर स्किन का ग्लो उसका मेंटेन है, कौन? नहीं, अरे वो यहाँ, वो अंग्रेज जैसा लगता है, वो क्या नाम है उसका, ऋतिक रोशन जैसा ही लगता है, वो बहुत ओल्ड हो चुका है अब, लेकिन मैंने नाम नहीं पता मुझे उसका, आर्टिकल में फोटो छपा था। तो एक्चुअल में सारा खेल एजिंग का, एजिंग, उसके बाल सफेद है, उसके बाल बहुत पहले सफेद हो चुके थे, पर स्किन का ग्लो आज भी एक 24 साल के बच्चे के स्किन के ग्लो के बराबर है उसका, कहते स्किन ग्लो, ठीक है। तो दो चीजें होती है ना, एक शरीर की एजिंग होती है, एक ऑर्गन की एजिंग होती है, ठीक है। ऑर्गन की एजिंग डिसाइड करती है कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आप कैसी जिंदगी जीते हो, आप कैसा खाते हो। समझ में आया?
आप ऑर्गन को किस तरीके से रेगुलेट कर रहे हो। तो ऑर्गन की एजिंग की बात चल रही है, ठीक है, शरीर की एजिंग की बात नहीं चल रही, ठीक है, समझ में आया क्या? तरुण सर मुझसे छोटे हैं, बहुत बहुत छोटे हैं भाई, सच में। सबसे छोटे तरुण सर हैं, फिर उसके बड़े सर्वेश सर हैं, फिर सबसे बड़ा मैं हूं। क्या? हाँ मैं सर्वेश सर से ही बड़ा हूं। सब छोटे हैं ये लोग, ठीक है। उस वाले ब्रांड के अंदर जिसमें थे हम, सबसे बड़ा मैं था वहां पर, सब में। ये अलग से थे, मुझे सबसे लोग बड़ा भाई कहते थे मुझसे, जो प्रतीक सर थे वो भी बड़ा भाई कहते थे, इसलिए, ठीक है, क्योंकि एज में, चीजों में, ठीक है, उस समय एजुकेशन में भी सबसे ज्यादा था मैं, एक्सपीरियंस में भी ठीक ठाक था। सर्विस सर का एक्सपीरियंस ठीक है, मुझसे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, पर पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए इन चीजों में, तो मुझे इतना याद है, तो मस्ती होती थी, सब लोग बैठते थे तो ये वाली बात करते थे। जिसमें आता था बड़े बुजुर्ग आ गए, ठीक है, तो फिर मुझे गुस्सा आती थी, मैंने बड़े बुजुर्ग मत बोलना, तुम सबसे अभी भी बेटर हूं मैं। नहीं, वो तो इस साल जो मेरी निकली है, ये बहुत गंदी निकली है। मतलब मदर की वजह से मैं मेंटली बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चला गया था। मैं तुम्हारे सामने कभी बोला नहीं हूं मैं, पर इंटरनली मैं बहुत, मतलब अंदर से वीक हो गया, जिस वजह से मतलब चीजें इफेक्ट हुई मेरे बॉडी पर। तो धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूं मैं, ठीक है। पर ये साल 2024 जो है ना, मेरे लिए बहुत गंदी साल है, बहुत गंदी, ठीक है। भगवान न करे कभी किसी की जिंदगी में ऐसी चीजें आए। बहुत सारे, मतलब तुम्हें तो कोई चीज पता ही नहीं है, मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, बहुत सारे, ठीक है, इकोनॉमिकली भी, फैमिली से भी, मदर से भी, ठीक है। तो वो चीजें ऐसी मतलब लाइफ में नहीं आनी चाहिए, उसका असर है शरीर पर। नहीं तो अगर तुम मतलब मेरे से लॉकडाउन से पहले के फोटो देख लो, तो कोई नहीं कह पाएगा, समझ रहे हो, मैं इतनी साल का हूं, ठीक है। लॉकडाउन से, जस्ट लॉकडाउन के टाइम के ही देख लो, उस समय एकदम बिल्कुल ऐसा स्लिम ट्रिम फिट था, ठीक है, प्रॉपर। मतलब मैं 2 काम करता था लॉकडाउन के अंदर, ठीक है। एक तो पढ़ाता था मैं, प्रॉपर योगा करता था मैं, ठीक है, योगा के फोटो भी डले हुए हैं मेरे बहुत सारे, कई जगह, तो सारे प्रॉपर तरीके से, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता था। पर हाँ, धीरे धीरे जब सेकंड फेज आई थी, ठीक है, उस वाले ब्रेन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर में आ गए थे हम लोग कि यार अब उठाना है उसको, कैसे भी करके दम लगानी है, मेहनत करनी है। तो दिनों रात मेहनत की थी, तब वहां से एजिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है। वो उसका असर अभी 3-4 सालों में जो भी कहे, जो 3-4 साल का इफेक्ट है। नहीं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारी एज पर तो मैं, समझ रहे हो ना, मैं रियलिटी है, तुम्हारा चेहरा सूख चुका है, स्किन एकदम बिल्कुल आ जाओ आप जरा। चलो, हो गया रेस्ट, वापस आते हैं, ठीक है। तो पहला ध्यान रखना है डॉक्टर्स और मेडिकल, तभी मैं कहता हूं कि अभी मैं कैंसर पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। जिस दिन मैं कैंसर पढ़ाऊंगा तो मैं एक चीज बोलूंगा, वो तुम करना चालू कर देना, ठीक है। समझ में आया? हल्दी, हरी हल्दी, हाँ। कच्चा हल्दी अदरक जैसा होता है, नीचे ही मिलता है सामने में, तो सामने एक ठेल लगी है ना, मैं उसे लेके जाता हूँ। बस कद्दूकस से घिस के, पानी बॉयल करके, चाय की जगह वही पियो, हनी डाल करके, वाह मजा, ठीक है। समझ रहे हो, मैं सच कह रहा हूं। इम्यूनिटी तुम्हारी यूं बूस्ट होगी, प्लस अंदर से तुम अच्छा फील करोगे, गट तुम्हारी साफ रहेगी, बहुत सारे फायदे हैं ये, समझ रहे हो। पर अभी मैं तुमने, वो जरा 80 रुपए देता है, मुझे देना ही बंद कर देगा वो, समझ रहे हो ना मेरी बात। अभी मुझे 80 रुपए किलो हल्दी देता है, वहां 200 रुपए मिलती है वहां। नहीं, लेके नहीं जाता हूँ, पहले मैं वहां से लेके आता था, अब लेके जाना बंद कर दिया मैंने, यहीं से ले लेता हूँ मैं। पहले मिलती नहीं थी, हमारे जहाँ रहते हैं वहां नहीं मिलती, तो मैंने एक दिन यहाँ दिख गई मुझे, मैंने बाबा कितने की दी है? 80 रुपए, बड़ी सस्ती देते हो तुम तो भाई, आधी किलो तो। अब तो सुबह शाम दोनों टाइम में, समझ रहे हो ना, हल्दी पीऊंगा, ठीक है। क्या? हरी हल्दी इतनी गर्मी नहीं करती, इतनी ठंड में, समझ रहे हो ना। अगर तुम पी रहे हो, कश्मीर में लोग कावा पीते हैं, बहुत गर्म होता है। जब कश्मीर में था मैं, तो वो पिलाते थे मुझे, वो बहुत गर्म होता है, समझ रहे हो। तो आज ठंडी के अंदर तुम, जैसे ये वाली हल्दी तुम 12 मंथ आप ले सकते हो, वो उन्हीं से बनता है, बहुत सारी चीजें जो गर्म होती हैं उनसे बनाते हैं, तो वो चाय की जगह लोग वही पीते हैं वहां पर सब लोग, ठीक है। अब आप बताओ, ये समझ में आ गया पहला पॉइंट? दूसरा पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयोडी फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करती हैं, क्लियर है बिल्कुल, और गैमीट की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को घटा देती हैं। कोई डाउट? एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को घटा देती है। मैंने बताया 2 बच्चों के बीच में गैप रखने का इंडिया में सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा है? ये टीवी में ऐड आता था।
IUD are ideal contraceptive for the females who want to delay pregnancy and space children. क्लियर है बिल्कुल. ये टीवी में ऐड आता था और नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. समझ रहे हो. BHU में खूब क्वेश्चन आते थे ये वाले. इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड. क्वेश्चन आएगा कौन सा वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है. बच्चा कंडोम लगा के चला आता है, नहीं दिमाग में रहती है उसके, यही सबसे ज्यादा यूज हो रहा है और क्वेश्चन गलत हो जाता है. मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है फॉर फीमेल्स. समझ में आ गया. ठीक है. यहां तक कोई डाउट. एक तो ये तो होते हैं इनर्ट. इनर्ट का मतलब है नॉन मेडिकेटेड, कुछ भी रिलीज नहीं करते. लिपिस लूप होते हैं, छोटे छोटे लूप्स होते हैं, डाल दिए जाते हैं यूट्रस के अंदर. सिंपल. समझ में आया. अब मेन दो हैं यहां पर, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग. तो मैं कॉपर की बात करता हूं. एक दिन में लगभग 50 माइक्रोग्राम कॉपर चाहिए इस मैकेनिज्म के लिए. इतना रिलीज होना चाहिए. कितना? 50 माइक्रोग्राम. तो हमने एक डिवाइस बनाई जिसमें कॉपर लोड कर दिया और कॉपर आयन धीरे धीरे लगभग 50 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिलीज हो रहे हैं. जैसे कोई फीमेल चाहती है कि मैं 3 महीने के लिए इस डिवाइस को यूज करूं, तो हम 3 महीने के हिसाब से कॉपर लोड कर देंगे. किसी को चाहिए 4 महीने, तो 4 महीने के हिसाब से कॉपर लोड कर देंगे. 2 महीने, 2 महीने के हिसाब से कॉपर लोड कर देंगे. ठीक है. 6 महीने, तो 6 महीने के हिसाब से कॉपर लोड कर देंगे. पर मैकेनिज्म एक ही है. कॉपर आयन रिलीज होते हैं, यूट्राइन वॉल को स्टिमुलेट करते हैं टॉक्सिक साइटोकाइंस को रिलीज करने के लिए, और टॉक्सिक साइटोकाइंस क्या काम करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देते हैं और फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को खत्म कर देते हैं. बस सिंपल सी बात. आई या नहीं आई? तो आइंस की कंसंट्रेशन के हिसाब से कई नाम रख दो. कॉपर T7, कॉपर T375, कॉपर T70, कॉपर T ये, कॉपर T वो. नहीं आया क्या? 50 नाम रख सकते हो उसके अंदर. ठीक है. कोई इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं लिखा और ये भी कहा है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म है भी नहीं. बस इतना याद रखो कि यूट्राइन मेम्ब्रेन को अनसुइटेबल बना देता है फॉर इम्प्लांटेशन. क्लियर है बिल्कुल. कितना एक दिन में चाहिए भाई? बस इतना ध्यान रखना है. 50. क्या करता है? टॉक्सिक साइटोकाइंस को रिलीज कराता है. ये साइटोकाइंस क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी ऑफ स्पर्म एंड ओवा. बस. अब कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आपने नाम रख दिया. कॉपर T200, कॉपर T मल्टीलोडेड, कॉपर T, कॉपर T250, कॉपर T375, कॉपर T380, कॉपर T7. ये नाम क्यों रखे? कंसंट्रेशन चेंज कर दी, किसी में ज्यादा तो किसी में कम, किसी में और कम. नहीं आया क्या? सिंपल. कॉपर लोडेड है तो कॉपर दिख रहा होगा आपको, उठा के लगा दिया, कॉपर आयन रिलीज होते रहे. समस्या एक ही आई, धीरे धीरे कैल्शियम आयन में डिपोजिट होते चले गए, कॉपर रिलीज होना बंद हो गया. कंपनी के ऊपर बहुत सारे क्लेम आए, कंपनी क्लेम में दब गई, बंद कर दिया. भाई बंद कर दो, हम बनाएंगे ये नहीं. आप नहीं आया क्या? खाता हूं. यहां तक कोई डाउट? एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है इसका, पहचान तो जाओगे. कॉपर कॉपर दिख रहा होगा तो. है ना. अब कंसेप्ट आता है हार्मोन रिलीजिंग. तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस में एक ही हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन. कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन. तो जब भी मैं प्रोजेस्टेरॉन की बात करूंगा तो प्रोजेस्टेरॉन के केस में ध्यान रखना है दो. भाई प्रोजेस्टेरॉन कई टाइप के आते हैं. ये तो नॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन आता है. एक लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, इट इज अ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन. लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल, इट इज अ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. तो हमने दो टाइप की डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है. एक तो प्रोजेस्टा सर्ट, किसके नाम से आती है? प्रोजेस्टा सर्ट. इसमें नॉर्मल प्रोजेस्टेरॉन होता है. ठीक है. एक होता है LNG-20. कौन सा? LNG-20. इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल होता है. बोथ आर प्रोजेस्टेरॉन. बोथ आर प्रोजेस्टेरॉन. तो लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल भी प्रोजेस्टेरॉन ही है. क्या है ये? कोई डाउट? हाँ बेटा. आज की डेट में, बाद में जाकर के, पर खाली मैं इसमें कॉपर की बात नहीं कर रहा हूं. इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं. कॉपर भी आती है, हार्मोन रिलीजिंग भी आती है. ये बहुत ही यूज हुई आगे जाकर के. कॉपर टी के अंदर थोड़ा सा क्लेम ज्यादा आए थे, बाद में जाकर के कंपनी ने धीरे 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 करके चीजें फिर बंद कर दी थी. ठीक है. पर ये भी बहुत लंबे समय, कई साल तक चली थी ये भी. ठीक है. क्या बेटा? अब कुछ भी यूज नहीं होता, सिर्फ कंडोम यूज होता है. समझ में आया? या
सर्जिकल मेथड होते हैं, गवर्नमेंट इनको फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, या इम्प्लांट होता है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, अभी तुम जब सेलेक्ट होगे तो देखना बड़े बड़े बैनर लगे होंगे, फ्रीडम 5, 5 साल की मुक्ति, नया है क्या। पर जो अवेयर लोग हैं वो इन चीजों को यूज नहीं करते। जो ग्रामीण क्षेत्र की, ये चीज बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, बेचारे नहीं जानते हैं वो, ठीक है, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, ठीक है, तो बेचारी महिलाएं झेल रही हैं इन चीजों को। समझ में आया। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जानती हैं, समझती हैं, वो इन केमिकल से दूर रहती हैं, पर वो पढ़ी लिखी महिलाएं दूसरे केमिकल की तरफ जा रही हैं। एल्कोहल, स्मोकिंग, खतरनाक केमिकल है वो भी, क्या करें। सच्चाई है भाई, तुम लोग समझना इस चीज को। जिस समय आएगा प्री प्रेशर होगा, प्री प्रेशर समझ रहे हो ना, तुम्हारे सीनियर्स का प्रेशर है, सुट्टा लगा एक, ठीक है, समझ में आया। तुम कहोगे डर की वजह से, हाँ 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 लगा लेते हैं, डरना मत, यह है क्या, समझ रहे हो, पुरजोर विरोध करना, गलत कर रहे हो आप। समझ में आया। हाँ, समय आएगा, मेडिकल कॉलेज में होता है प्री प्रेशर, दोस्त प्रेशर डालते हैं, सीनियर प्रेशर डालेंगे, और तुम जब सीधे बन के रहोगे ना तो तुम्हें ज्यादा परेशान करेंगे, तुम हरामी बन के रहो, नहीं आया क्या। पर अंदर से अंदर से सात्विक रहो। हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लोग समझे है तो बहुत हरामी है तो, ठीक है, पर अंदर से एकदम नॉर्मल। समझ में आया। एक आध बोतल डाल लिया करो ऐसे फैला फूलू करके, हाँ पीता भी है ये तो, और पीते नहीं हो, खाली बोतल पड़ी है, मतलब दिखना चाहिए तुम्हें, तो हम तो हैं ही सर, हैं दिखने की जरूरत क्या है? ऐसा ही है। तू पूरी क्लास में जुगाली करता रहता है, पता है जुगाली कौन करते हैं? कैटल्स। और जुगाली करने से क्या, सर्कुलेशन यहां बढ़ता है, यहां नहीं जा रहा, यहाँ कुछ भी नहीं जा रहा, क्योंकि ब्लड का फ्लो कहां पर हो रहा है? जॉ मसल्स। तो ब्रेन का डेवलपमेंट ना होकर के तू अपनी क्लास में क्या कर रहा है? जॉ का डेवलपमेंट, जो हमारे आदि मानव करते थे। अब आ जाओ यहां पर करें स्टार्ट। ये समझने का है, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, एक मैकेनिज्म बताऊंगा, ये मैकेनिज्म सारी डिवाइस पर इक्वली फॉलो होगी, समझना। मैं प्रोजेस्टेरोन का इफेक्ट दिखाऊंगा, कैसे प्रोजेस्टेरोन कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह बिहेव करता है, काम करता है। अब यही प्रोजेस्टेरोन जैसे काम करेगा, वही गोली में भी काम करेगा, वही इंजेक्शन में काम करेगा, वही आईयूडी में काम करेगा, वही इम्प्लांट में काम करेगा, यानी तरीका सबका एक ही है, एक्शन मैकेनिज्म एक ही है। समझ में आ गया। तो मैं अभी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का डायग्राम बना करके समझाऊंगा, पर वो एक कंसेप्ट क्या है, हॉर्मोन्स का। मान लो ये कौन है? यूट्रस। कौन है बेटा? यूट्रस। ये कौन है? सर्विक्स। तो भाई नीचे क्या होगी? ये वजाइना, समझना। ऊपर क्या होगा? ये फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। कोई भी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस अगर आप लगाओगे तो कहां लगाओगे? ये आपने लिया टी शेप स्ट्रक्चर लिया, ये भाई हार्मोन रिलीजिंग की बात चल रही है तो मैं हार्मोन लोड कर देता हूं उसके अंदर, बीच में हार्मोन लोड कर दिया मैंने उसके अंदर। हाँ, यूट्राइन वॉल की बात करूंगा तो भी हाईली वेस्कुलर होगी, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अरे हाँ है ना। हार्मोन कौन सा होगा? प्रोजेस्टेरोन, लीवोनॉर्जेस्ट्रोल हो सकता है, या नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन होता है, या प्रोजेस्टर सर्ट भी आता है, प्रोजेस्टर सर्ट, समझ रहे, उसमें नॉर्मल प्रोजेस्टेरोन होता है, समझना। अब धीरे धीरे क्या होगा? ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, कहां पर जाएगा? ब्लड में रिलीज होगा। कहां जाएगा? ब्लड में। ये रिलीज होगा, कहां जाएगा? ब्लड में। कहां जाएगा? ब्लड में।
तो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन ब्लड, इंक्रीज मुंह फाड़ रहे हो तुम लोग, इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल इन ब्लड। अगर ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, कब बढ़ता है ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो उस समय नेचर क्या चाहती है, सब कुछ रुक जाए, मेंस्ट्रुअल रुक जाए, सब कुछ रुक जाए, समझ रहे हो। तो वही तो हम रोक रहे हैं यहाँ पर, सब कुछ प्रेगनेंसी कंसीव हुए बिना ही हम सब कुछ रोक दे रहे हैं, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ा के। समझ गए ना मेरी बात, बढ़ा दें। तो अब बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करेगा, ये पहला काम मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूं। पहला, ये बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करेगा, सर्विकल म्यूकस को धीरे 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 थिक कर देगा, गाढ़ा, क्योंकि भी तैयारी चल रही है ना। अब यहाँ पे यूट्राइन मिल्क भरेगा, निकल नहीं जाएगा सारा का सारा, सर्विक्स टाइट हो जाएगी, म्यूकस बन जाएगा इसके अंदर, प्लगिंग सिस्टम बन जाएगा, और 9 महीने तक ब्लड टाइट रहता है। नेचुरल प्रेगनेंसी के केस में ना तो मिल्क रिलीज होता है, ना उसमें एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है, वो रिलीज होता है, सब कुछ एकदम मेंटेन रहता है, तब तो प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है। आई या नहीं आई, क्या सब कुछ होगा, पूरी तैयारी होगी, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा रहे हो ना। पर यूट्राइन मिल्क कोई भरता नहीं है, जरा सा मिल्क होता है, मतलब वो इम्प्लांटेशन को सही जगह लाने के लिए हो गया। साथ में क्या होगा यहाँ पर, अब स्पर्म क्या एंटर कर पाएंगे अंदर, स्पर्म के लिए हॉस्टल का काम करेगा, एक तरीके से रुकावट का काम करेगा, ये स्पर्म अब अंदर नहीं जा सकते। पहला फर्स्ट स्टेप तो उसने ये काम कर दिया। क्लियर बिल्कुल। थिकनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस, पहला काम क्या होगा, नंबर 1 थिकनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस। सर्विकल म्यूकस। अच्छा, जब भी स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज होते हैं, स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज करता है, तो उसको मूव करने के लिए फेलोपियन ट्यूब के अंदर मोटिलिटी होती है अच्छी खासी, फेलोपियन ट्यूब भी मोटाइल होती है और हाईली सिक्रेटरी होती है। क्या होती है, सिक्रेटरी, उसकी वजह से ही फर्टिलाइज एग आगे जा पाता है। ठीक है, बहुत जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए और मूवमेंट के लिए, सबके लिए फेलोपियन ट्यूब का मोटाइल और सिक्रेटरी होना। ठीक है, पर जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो दोनों ही एक्टिविटी रुक दी जाती है, समझ रहे हो। तो ये काम कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। ये बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन क्या कर देगा, नंबर 2 सप्रेस कर देगा मोटिलिटी एंड सिक्रेटरी एबिलिटी ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सप्रेस मोटिलिटी and fertilizing secretory ability of fallopian। ठीक है, 2 नंबर 2 पर ये भी काम भी कर दिया। चलो, और क्या काम करेगा बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरॉन, ये आप जानते हो भाई, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से कौन जुड़ी होगी, पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GnRH, पिट्यूटरी से बोलता है कि भाई निकालो FSH एंड LH। तो FSH आप जानते हो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कराता है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, और क्या कराता है, सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। कोई डाउट, LH ओव्यूलेशन कराएगा, LH कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा,
नहीं आया क्या? यानी अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है? जीएनआरएच को इनहिबिट करता है, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिट। अगर ये इनहिबिट हो गया, नहीं निकलेगा तो ये भी नहीं निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे तो फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, एस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, इसकी थिकनिंग नहीं होगी, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इससे इम्प्लांटेशन रुक जाएगा, प्रिवेंट ओव्यूलेशन नहीं होगा, एनोव्यूलेशन हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगा, ल्यूटियल एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी, सब कुछ तो रुक गया भाई। नहीं आया क्या? जिस फीमेल के अंदर आपने आर्टिफिशियली प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा दिया है, उसका सब कुछ रोक दिया है, सर्विकल म्यूकस थिक कर दिया है, फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी सिक्रेटरी एबिलिटी कम कर दी है, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल रोक दी है, आपने सब कुछ ब्लॉक कर दिया उसका। आई या नहीं आई? कोई डाउट? बस ये तरीका है इसका कॉन्ट्रासेप्शन का। मेन कौन सा हार्मोन है जो उसमें पार्टिसिपेट करता है? प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन सपोर्टिंग होता है, क्या करता है बताऊंगा अभी, यहां तक कोई डाउट है? अब कितना टाइम बचा है ये बताओ? 21 मिनट ना, खत्म हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? कम हो जाएगी, इनहिबिट, सप्रेस मोटिलिटी एंड सिक्रेटरी एबिलिटी ऑफ फैलोपियन, घटा देगी। और बताओ, कोई डाउट? हाँ या ना? ये तो बच्चे तुम कम रह गए हो, तुम्हारे बच्चे यहाँ पर, उधर ऊपर भी कम हो गए हैं। ये 12th वाला पोर्शन बायो तो पड़ी हुई है। अच्छा, मंजिल मिल गया तुम्हें? अच्छा, नहीं, जो सामने पढ़ने का मजा है वो अंजल मंजिल सुनने का मजा है। मैं, तुम जानते नहीं हो ना ये चीज, तुमने, अरे चीजें, तुम क्या कंटेंट, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, बच्चा समझ नहीं पा रहा है। बच्चों का कंटेंट देखता है, कंटेंट बराबर है, नहीं, कंटेंट बराबर होने से मतलब नहीं है, कंटेंट बराबर तो यूट्यूब पर भी पड़ा है फ्री में, बिल्कुल। सिलेक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। सिलेक्शन ऐसे नहीं होता, कंटेंट कलेक्शन होता है डेडिकेशन से, सिलेक्शन होता है मोटिवेशन से, सिलेक्शन होता है कंसिस्टेंसी से, सिलेक्शन होता है आप अंदर से आग लगी रहे, सिलेक्शन होता है आपको कंपटीशन का माहौल मिले कि या इसने आज सुना दिया, इसके बगल में आग लगी होगी, सुना दिया, मैं क्यों नहीं सुना पाई, यहाँ है क्या? नहीं लगी है, लगी, आग लगी है, नहीं लगी, लगी ना? दोस्त है तेरी, दोस्त ने सुना दिया, मैं क्यों नहीं सुना पाई? समझ रहे हो? कल तुम में बॉयज में से कोई ना कोई सुनाएगा, कल देखता हूँ, अड़ोसी पड़ोसी की आग लगनी चाहिए, तो तेरी आग नहीं लगती क्या? तो उस बात क्यों कर रहा है? मैंने मैंने सुना, कोई नहीं बोल सकता। कल भाई ध्यान रखना इसका, यहाँ खड़े करके सुनवाना है इससे, याद रखना, ठीक है? सब एजिटेशन निकालेंगे इसका यहीं पर खड़े होकर के, ठीक है? समझ में आया? कल तुझसे बात करूंगा मैं, अब देखूंगा कल कितना एजिटेशन तुझे होता है। समझ में आई नहीं आई? तो अब यही मैकेनिज्म है, चाहे आप समझ में मेरी बात, इसी हार्मोन का लेवल आप इंजेक्शन से बढ़ा दो, इसी हार्मोन का लेवल आप गोलियों से बढ़ा दो, इसी हार्मोन का लेवल आप इम्प्लांट से बढ़ा दो, कैसे भी बढ़ाओ, अगर ये हार्मोन का लेवल बढ़ाओगे तो इस तरीके से सिस्टम को एकदम सीज कर देगा ये। कोई डाउट? क्लियर है एकदम? बस, तो यही तो हमने यहां बोला है कि क्या करता है, ये अनसूटेबल बना देता है इम्प्लांटेशन को, सर्विकल म्यूकस को चेंज मतलब ठीक कर देता है, जिसके सर्विक्स होस्टिल टू द स्पर्म, स्पर्म के लिए रुकावट पैदा कर देती है, एंड ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन नहीं होता, इनसफिशिएंट लूटियल एक्टिविटी, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनता। आई? सिंपल सी बात। अब हम गोलियों की बात कर रहे हैं, तो गोलियों का भी मैकेनिज्म यही है, पर स्टार्टिंग में जो गोलियां आती थी वो मिनी पिल्स थी, डेली के नाम से आती थी, माला डी के नाम से आती थी, माला एन के नाम से आती थी,
रोज खानी होती थी। टीवी में ऐड आता था, पता नहीं क्या बड़ा बड़ा ऐड बड़ा ऐसा बनाया था, जैसे गोली नहीं है, अमृत है, रोज अमृत खाना है, समझ रहे हो। और एक दिन अमृत छूट जाए तो अगले दिन 2 अमृत की गोली ले लेनी है। गवर्नमेंट तो ऐसी ऐड बनाती है ना, तो लोगों के अंदर अच्छा इतनी बढ़िया गोली है ये तो, और गवर्नमेंट फ्री में भी दे रही है, समझ रहे हो। नहीं मिल रही है तो लोग खरीद के खा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है गवर्नमेंट के। पॉपुलेशन रोकनी है, नहीं आया क्या, सिंपल सी बात है। तो इन सिंपल सी बात है, आप स्टेरॉइड्स इतने खतरनाक होते हैं, ये तो आप जानते हो ना, स्टेरॉइड्स इतने खतरनाक होते हैं, तुम फालतू में रोज स्टेरॉइड्स खिलाए जा रहे हो, रोज स्टेरॉइड्स खिलाए जा रहे हो, ठीक है। चलो खैर, उस समय की जो लोग थे पढ़े लिखे नहीं थे, तो चल गई। अब आज की डेट में हर इंसान पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो समझ पा रहा है कि मेरा फायदा कहाँ है, मेरा नुकसान कहाँ है, नहीं आया क्या। तो उसको पता है कि भाई इनको खाने से नुकसान है, फायदा नहीं है। आ जाओ, हाँ, बैरियर मेथड का कोई नुकसान नहीं है, समझ में आया। सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही मेथड है, और वही आज के डेट में यूज होते भी हैं, या नेचुरल मेथड, तो साइड इफेक्ट नहीं है कोई। सबके साइड इफेक्ट हैं यार, सबके साइड इफेक्ट हैं। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में सबसे पहले क्या आते थे, डेली के नाम से रोज खानी होती थी मिनी पिल्स। क्या कौन से पिल्स थे, मिनी पिल्स। इसमें सिर्फ एक ही हार्मोन होता था, कौन सा हार्मोन, ओनली प्रोजेस्टेरॉन। बैड मत देखो भाई, कौन देख रहा है, ये तुम्हारा मोबाइल पता छीन लिया जाएगा। कोटा में तो मैंने स्टार्ट किया था छीनना, सीकर में तो वो डिटेक्टर लेकर के आए थे, वो मंगा लिए, मतलब पहले पहले नोटिस बोर्ड लगा जगह लगा दिए, मोबाइल यहाँ पर अलाउड नहीं है। फिर भी कुछ नहीं, बैग में डाल रहा है चुपचाप, फिर चेक किया, बैग चेक करा उठा के, पहली दिन तो इतने सारे मोबाइल, एक कट्टा था वो भर गया था मोबाइल से। जैमर तो नहीं लगाते हैं क्योंकि भाई और भी तो लोग हैं वहां पर, जरूरत की चीजें भी है, बस मोबाइल छीन लो ना। कितना मोबाइल खरीदेगा तू, 20,000 का मोबाइल आज तेरा छीन लिया, अब फिर तू अगले दिन 20,000 खरीद लेगा, फिर छीन लेंगे हम, समझ रहे ना मेरी बात। क्या, ना ना ना, वो पेरेंट्स को दे दिया जाएगा जो भी है, पर पता नहीं पहली बार तो इकट्ठे हो गए थे सब, पता ही नहीं चल रहा किसका मोबाइल है वो, तो बोरी में इकट्ठी कर लिए गए। अब कब किसको रिटर्न किए गए होंगे भगवान जाने, क्योंकि अब स्टेशन लगे हुए हैं ना, फिर भी यूज कर रहे हो, गलत है ना ये तो। पहले ही हमने मेंशन कर दिया है, फॉर्म में मेंशन कर दिया, आपको यूज ही नहीं करना है, क्यों यूज कर रहे हो भाई। क्या ये कर सकते हो वैसे, ये तो ठीक है, समझ में आया मेरे बात। तो पहले क्या थे, ओनली प्रोजेस्टेरोन कंटेनिंग पिल्स थे, अब रोज लेने पड़ते थे। अब रोज लोगे तो फीमेल को दिक्कत क्या आई, उल्टी, नाउसिया, घबराहट, वॉमिटिंग जैसी आना, सब चीजें नहीं, परेशानी बहुत ज्यादा। तो साइंटिस्टों ने कहा यार कुछ चेंज करो, फीमेल को ऐसा एहसास दिलाओ कि उसको लगे ऐसा कुछ ओके है, क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकेगी बीमार बिगड़ जाएगा, और बीमार बिगड़ा सब कुछ बिगड़ गया, पूरी बॉडी खराब हो गई। तो उसको क्या करा, कंबाइंड पिल बनाई, नंबर 2 पे क्या बनाए, कंबाइंड पिल, समझना, तो मिनी पिल रिप्लेस बाय कंबाइंड पिल। इनमें क्या कर दिया इन्होंने, प्रोजेस्टेरोन तो था ही, मेन तो कॉन्ट्रासेप्शन का काम यही करेगा, धीरे धीरे इसमें एस्ट्रोजन भी ऐड कर दिया। क्या कर दिया, और इन गोलियों को इस तरीके से बनाया गया जैसे धीरे धीरे नेचुरल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ते हैं ना, ऐसे दिन के हिसाब से पहले दिन की गोली, दूसरे दिन की गोली, तीसरे दिन की गोली, उसमें कंसंट्रेशन में अंतर आता जाएगा, दिन के हिसाब से खानी है, समझ रहे हो ना। तो अब एस्ट्रोजन क्या काम करता है, एस्ट्रोजन का मेन रोल क्या है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। पर तीनों टाइम क्यों खाएंगे, एक खाया जाएगा दिन में। आ जाओ, कौन है तीनों टाइम वाला, तीनों टाइम खाया जाएगा, तुझे खाना है तीनों टाइम, फिर अब यहां आ जाओ, अब समझना, समझना,
जब डॉक्टर इन गोलियों को लिखता था तो कहता था कि गोली आपको कब से स्टार्ट करनी है, जब जिस दिन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो उसके 5वें दिन से चालू करोगे, ठीक है। तो ये 4-5 दिन तक तो फ्लो होगा, कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ डाउन रहेगा। 5वें दिन से आप गोली चालू करो, तो पहली गोली किस किस दिन लोगे आप? पहली गोली पहला पहला दिन, फर्स्ट डे लिखा होगा उस पर, कब किस दिन लोगे? 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल। ले ली पहली गोली आपने? अरे हाँ या ना? 5वें दिन आपने पहली ली, 6वें दिन दूसरी, 7वें दिन तीसरी, 8वें दिन चौथी, 9वें दिन पांचवी, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25वें दिन तक लोगे। 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल। स्टार्टिंग में रेड वाला था ही नहीं, रेड वाला था ही नहीं, या खाली खोखे थे, ये थे ही नहीं, समझना। फिर फीमेल को कहा जाता था कि 21 गोलियां तुम ले चुके हो, 5वें दिन से 25वें दिन तक 21 गोलियां तुम ले चुके हो, अब तुम्हें 7 दिन गोलियां नहीं लेनी। फिर 7 दिन बाद तुम्हें फिर से दूसरा पत्ता यूज करना है। आई नहीं आई? फीमेल ग्रामीण क्षेत्र की बेचारी इतनी उलझी रहती है, कहाँ ध्यान रहेगा। कभी कभी 7 के 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, भूल गए, फिर क्या होगा? बेबी बेबी कंसीव हो गया। नहीं आया क्या? साइंटिस्ट ने कहा यार कारगर नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा करो कि फीमेल भूले ना। समझ में आया? तो उनने कहा 7 दिन क्यों नहीं लेनी, पहले से समझो क्यों नहीं लेनी 7 दिन। क्योंकि 7 दिन जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल, भाई प्रोजेस्टेरोन तो मेंटेन करके रखे हुए है, एस्ट्रोजन क्या करा रहा है, यहां से यहां तक धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंडोमेट्रियम को धीरे धीरे बना रहा है। जैसे 7 दिन गोलियां नहीं लोगे, एंडोमेट्रियम टूट के गिरना चालू कर देगी, दोनों हार्मोन एकदम कम हो गए। जैसी वहां होती है 25 दिन का कंडीशन आती है, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, हार्मोन डाउन, टूट के बाहर निकलना। तो फीमेल लगेगा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है भाई, मेंस्ट्रुअल हो रहा है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, यानी कोई दिक्कत नहीं है, तो बीएमआर भी सही होने लगा। तो कंबाइन ये काम किया, पर समस्या क्या आई, 7 दिन के बाद चालू कैसे करें, भूल जाते थे। तब साइंटिस्ट ने कहा एक काम करते हैं, पत्ता बनाओ 28 दिन का, 7 आयरन गोली डाल दो, आयरन पिल्स, क्योंकि ब्लड लॉस की वजह से आयरन की कमी तो रहती है फीमेल्स में, तो कम से कम आयरन की पूर्ति भी हो जाएगी, और भूलने का चक्कर खत्म, कि पहले दिन से 28वें दिन तक, फिर जिस दिन खत्म हो जाए फिर दूसरा पत्ता, पहले दिन से 28वें दिन तक कोई गैप ही नहीं है, अपने आप गैप भी क्रिएट हो गया, आयरन भी पहुंच गया। नहीं आया क्या? फायदा हुआ ना? इसको स्ट्रेटजी को यूज किया साइंटिस्टों ने, और यहां पर आयरन पिल्स डाल दिए। कितने होते हैं आयरन पिल्स? आई या नहीं आई? आई। कोई डाउट? यानी यहां पर 7 दिन हम दवा नहीं ले रहे, वो तो आयरन पिल तो एक सप्लीमेंट है, उसको हम काउंट नहीं करते, ठीक है। कितने दिन नहीं ले रहे, गैप कितने दिन का कर रहे हैं, 7 दिन का कर रहे हैं। टोटल गोलियां कितनी ले रहे हैं, 21 ले रहे हैं। किस दिन से ले रहे हैं, 5वें दिन से ले रहे हैं। किस दिन तक ले रहे हैं, 25वें दिन तक ले रहे हैं। इससे फायदा क्या हुआ कंबाइंड पिल का, कि फीमेल को ऐसा लग रहा है कि मेंस्ट्रुअल नॉर्मल चल रही है, सब कुछ ओके है। समझ गए ना मेरी बात? पक्का? कोई डाउट? खत्म, मैकेनिज्म एक ही है। क्या बेटा? हाँ प्रिंट रहता है सब कुछ, दिन बना तो ये पहला दिन दूसरा दिन ऐसे साफ साफ। अब हमने काम क्या किया, अच्छा काम क्या कर, समझ में आ गया ना, हार्मोन बेस एक्ट बाय 4 वेज तो बता ही चुका हूं मैं भाई। ओवुलेशन के नहीं होने देगी, ठीक है, अल्टरनेट यूट्राइन मेम्ब्रेन को चेंज कर देगी, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, म्यूकस को थिक कर देगी, और फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी और सिक्रेटरी एबिलिटी को घटा देगी, लिमिट कर देगी, जो बता ही चुका हूं। अब अगला क्या था, डिम्पा, अपने ऊपर मत ले यो, समझ में आया? डिम्पा।
तेरा नाम डिम्पल है, पा नहीं है। डिम्पा, डिम्पा मतलब डिपोप्रोबेरा मिड्रॉक्सी एसीटेट, प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। यानी एक ऐसा हार्मोन स्टोर तो होते ही नहीं है, अपने इंजेक्शन लगा के हार्मोन डाल दिया अंदर, स्टोर थोड़ी ना हो जाएंगे, वो तो समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, हार्मोन को मॉडिफाई किया, धीरे 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 ब्लड में रिलीज हो। तो हम नाम क्या रखा उसका, डिपोर्ट। डिपोर्ट का मतलब ही होता है स्लो रिलीजिंग, डिपोर्ट का माने होता है स्लो रिलीजिंग। अब प्रोजेस्टेरोन को मॉडिफाई करके क्या नाम रख दिया हमने, मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। धीमी गति से रिलीज होने वाला मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, डिम्पा। अरे नहीं आई, कोई डाउट? सब तुझे देख रहे हैं डिम्पा, डिम्पल, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। अब ये छोड़ेंगे दोस्त ना, क्या दोस्त कैसे होते हैं, दोस्त कैसे होते हैं, कहता था ना, हर दोस्त हरामी होता है, ऐसा होता है ना, आदत है बिल्कुल। असली दोस्त तो यही होते हैं ना, यही पल होते हैं। तो बाद की लाइफ तो ऐसे ही है, अभी तक ना तुम सिलेक्शन लो और हॉस्टल की लाइफ जियो, समझ रहे हो ना। हाँ, पढ़ो अच्छे से, समझ रहे हो, सब कुछ करो अच्छे से, ठीक है। तो डिम्पा समझ में आया बेटा? अरे तुम हंस क्यों रहे हो फिर, वो तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तेरा नाम डिम्पा नहीं है, तेरा नाम डिम्पल है। हंस रहे तो, अगर डिम्पल को डिम्पा समझ रहे तो इनकी बेवकूफी है ना, खत्म, आ जाओ। तो समझ में आ गया। इंजेक्शन आते हैं 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए फ्री में मिलते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, लगवाओ, काम करता। मैकेनिज्म वही है जो मैंने बताई, कोई डाउट? अब बात करेंगे इम्प्लांट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर प्लांट। क्या बोलते हैं, नॉर प्लांट। 3 साल से 5 साल तक की मुक्ति मिल जाती है इनसे। इसमें भी मेनली प्रोजेस्टेरोन ही होता है। आई या नहीं आई? सिंपल। फीमेल के 4 आर्म्स में, इसमें 4 आर्म्स में, हाँ 4 आर्म्स में हल्का कट लगाएंगे। पहले ऐसे निशान बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 सिलिका के कैप्सूल होते हैं, तो ऐसे निशान बना लेंगे। नहीं बना ले, 1 2 3 4 5 6। खास टाइप की निडल आती है, इसमें एक सिलिका का कैप्सूल उठाया, डाला, लेके पंच कर दिया, ये चला गया कैप्सूल। तो धीरे धीरे सब डर्मल रीजन में, क्योंकि एपिडर्मिस तो एवेस्कुलर होती है, डर्मिस वेस्कुलर होती है, और ब्लड के पास तक पहुंचाना है, तो सब डर्मल, डर्मल के नीचे लगाना है, सब डर्मल रीजन में इनको धीरे धीरे क्या कर देते हैं हम, इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? और लास्ट में हल्का सा यहाँ किया ना, स्टिच लगा देते हैं। क्या बेटा, क्या नहीं लगता? डर, तू टेंशन मत ले, तेरे नहीं लगेगा, ठीक है। समझ में आई नहीं आई? समस्याएं हैं यार, बहुत सारी समस्याएं हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? खत्म। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसको आज की डेट में यूथ बहुत ज्यादा यूज कर रहा है, और जिसका साइड इफेक्ट मैरिटल लाइफ में देखने को मिलेगा। एक तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव, एक क्वेश्चन आता है, आईयूडी को क्या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरफ यूज कर सकते हो? यस, आईयूडी को इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरफ यूज कर सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन 72 घंटे के बाद होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 घंटे के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, एकदम नहीं होगा, पता है ना, समय लगता है पूरा पूरा, ठीक है। और 72 घंटे के अंदर अगर आपने कोई आईयूडी लगवा ली, तो वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगी। कैसे करेगी सर? कोई मैंने बताया था कॉपर रिलीजिंग डिवाइस है, तो कॉपर स्पर्म और ओवा की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को भी घटा देते हैं, क्योंकि उनके फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग को बेकार कर देंगे, टॉक्सिसाइटोकाइन। तो जब फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग ही नहीं होंगे, तो एग्लूटिनेशन ही नहीं होगा, एग्लूटिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात। आई या नहीं आई? तो इसलिए आप आईयूडी को
एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हो, पर शर्त है कितने घंटे के अंदर? 22 नहीं, 72। 72 विद इन 72 आवर्स। क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट? कोई डाउट? या एक तरीका क्या है, एक सिंगल गोली आती है मिफीपेरिस्ट्रॉन, यहाँ की तो है नहीं, जर्मन की है शायद, ठीक है, RU486 के मेन साल्ट होता है इसका, RU486। एक गोली खिला तो एंटी प्रोजेस्टेरोन इफेक्ट दिखाती है, यानी प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, तो एबॉर्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ तक कि इस गोली का तो एमटीपी में बड़ा यूज होता है। एमटीपी का मतलब है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी इंटेंशनली एबॉर्शन में भी इस गोली का बहुत ज्यादा यूज होता है। समझ रहे हो? बिल्कुल ठीक है। 3-4-5 महीने का भी बच्चा होगा तो उसको मार देगी ये तुरंत। यस, बच्चा बहुत बड़ा हो चुका है, 3 महीने का, 5 महीने बोल के 3 महीने का, ठीक है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ये काम करती है। 2 डोज दे देते हैं, 2 डबल टेबलेट दे देते हैं, और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन की टेबलेट दे देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की टेबलेट कॉन्ट्रैक्शन करा करके बाहर निकाल देती है। पर अगर बेबी बहुत बड़ा हो गया है तो इस गोली से मारते हैं, तो स्कैल्पल मेथड से तोड़ तोड़ के उसको निकालते हैं। बड़ा नर्क है, समझ रहे हो? हाँ, समझ में आया? फिर उसको खींचते हैं धीरे धीरे। इसमें ब्लीडिंग की वजह से मदर की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जैसे एक पेड़ है सॉइल में लगा हुआ है, जब तक छोटा है तो आसानी से तोड़ लेते हो आप, रूट थोड़ी बहुत टूटती है, और अब बड़ा हो जाए और तुम निकालोगे तो तुम बिना सॉइल को प्रॉब्लम बचाए निकाल सकते हो? सॉइल भी उखड़ के आ जाएगी, ऐसी यूट्रस वॉल उखड़ जाती है पूरी, खतरनाक ब्लीडिंग होती है। ये डेथ का मेन कारण होता है, जो बहुत डेथ हुई थी उस समय जमाने में। तो बस नाम ध्यान रखना, मिफीपेरिस्ट्रोन RU486 एंटी प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि एंटी एस्ट्रोजन बता चुका हूं मैं आपको, तो एंटी प्रोजेस्टेरोन भी ध्यान रखना है आपको। सिंगल पिल, आई पिल के नाम से सिंगल पिल ट्रीटमेंट है। कोई डाउट? साइड इफेक्ट भर भर के हैं। ये एंटी प्रोजेस्टेरोन है, वो एंटी एस्ट्रोजन थी। हाँ, ब्लॉक कर देगी रिसेप्टर को। हाँ भाई, नाउसिया, कोई भी डिवाइस लगाओगे रहेगा, एब्डोमिनल पेन रहेगा, ब्रेक आउट थ्रो, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग, यानी अचानक से ब्लीडिंग हो जाएगी, कभी भी ब्लीडिंग हो रही है। समझ रहे हो? इन डिवाइस के साइड इफेक्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, ब्लीडिंग है, ऐसा लगेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग हो रही है इरेगुलरली, ठीक है, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस करती है ना उसने। ब्रेस्ट कैंसर बड़ा कॉमन कैंसर था इसकी वजह से, जो एक बड़े पैमाने पर हुआ था। आई या नहीं आई? अब हम बात करते हैं परमानेंट। परमानेंट का मतलब है जिसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है, इसलिए इसको स्टरलिटी मेथड भी बोलते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ये तो कुछ है ही नहीं, चलते चलते हो जाएगा ऐसे ही। हाँ, चलते चलते 2 चीजें हैं इसमें, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वास डिफरेंस को कट करके टिल्ट कर दो, या फैलोपियन ट्यूब को कट करके टिल्ट कर दो। समझ रहे हो? वासेक्टोमी में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, सीधी सी बात है। जो एक्सपर्ट होते हैं उनको पता था स्क्रोटम में वास डिफरेंस होती कहाँ है, 2 मिनट पकड़ते हैं, सीधा इसका जो फोर्सेप होता है अलग टाइप का आता है, वास डिफरेंस पकड़ ली इन्होंने 2 मिनट के अंदर। हल्का सा कट लगाएंगे, हल्का कट लगाएंगे, पकड़ के खींच ली। अब डायरेक्ट कट नहीं करेंगे, कट कर देंगे किसके अंदर चली जाएगी, मामला बिगड़ गया, फिर सर्जरी करनी पड़ेगी। तो पहले लाइगेशन करेंगे, पहले क्या करेंगे? लाइगेशन, बांधेंगे इसको अच्छी तरीके से, हम क्या कर देंगे? बांध देंगे, फिर कट करके एक पार्ट निकाल देंगे। हमने लाइगेशन कर दिया दोनों को अलग अलग, और कट करके निकाल दिया, छोड़ दिया। ये होगी वासेक्टोमी। आई या नहीं आई? अगर मैं वासेक्टोमी कराता हूं तो टेस्टिस के अंदर क्या स्पर्मेटोजेनेसिस पर कोई इफेक्ट आएगा? भाई वो तो अंदर चल रही है ना, चलेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्या पेनिस के इरेक्शन पर कोई इफेक्ट आएगा? नो। क्या सीमन नहीं निकलेगा? निकलेगा, क्योंकि प्रोस्टेट, सेमिनल, बल्बो ये तो है ना, पर विदाउट स्पर्म होगा। सीमन विदाउट स्पर्म, सीमन विदाउट स्पर्म, यानी किसी पर कोई इफेक्ट नहीं आना है, सिर्फ कट करा देना है। 10 मिनट की सर्जरी होती है, ठीक है। और इंदिरा गांधी के टाइम पे तो मैंने बताया था, ठीक है, चौराहे पर कैंप लगा लगा के पकड़ पकड़ के वासेक्टोमी की गई थी। यस, समझ में आया? हाँ, तो लोकल एनेस्थीसिया देखिए हाथ से कर देते हैं, ठीक है। तो सीमन होगा पर विदाउट स्पर्म होगा, यानी कोई भी चेंज नहीं आएगा मेल के अंदर। समझ में आ गया? पर
इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं हो सकती। कोई मेल सोचे तो आज मैं वासेक्टोमी करा ली, अब घर जाता हूं, ठीक है, पॉपुलेशन करूंगा, बच्चा होगा ही नहीं ना, हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे ट्रैक में इतना स्पर्म भरा हुआ है कि एक या दो बार भी अगर पॉपुलेशन करेगा तो बेबी कंसीव हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं इमीडिएटली इफेक्टिव नहीं होती, इट इज नॉट इफेक्टिव इमीडिएटली, पहले 2-3 बार, ठीक है, उसको इजैक्यूलेट करना होगा तब जाकर के इफेक्टिव होगी। आई या नहीं आई। फीमेल में भी सेम यही है। फीमेल में क्या कर रहा है हमने, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया, तो बांध दिया, सिंपल, पर इमीडिएटली इफेक्टिव होती है क्योंकि उसमें कुछ रिलीज नहीं हो रही है, स्पर्म जाएंगे पर आगे जा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि आगे ब्रेक लगा दिया है। समझ में आया। फीमेल की ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई दिक्कत आएगी, ना सेक्सुअल डिजायर में कोई दिक्कत आएगी, ना ओव्यूलेशन में दिक्कत आएगी, सब कुछ नॉर्मल होगा, क्योंकि वो तो यहाँ चल रही है, ये रिलीज हो रहा है, ओवा यहाँ इंतजार करेगा, जब नहीं आएगा तो फेगोसिटिक सेल खा जाएंगे, मार देंगे इसको, स्पर्म जाएंगे पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, सिंपल। पहले के टाइम पर इसको हम ओपन सर्जरी से करते थे, पूरा पेट फाड़ करके, ठीक है, इसलिए अक्सर कर दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी में फीमेल कराते थे। प्लास्टिक में लेपेक्टोमी आ गया है, सिंपल। तो हाँ, यहां से वजाइनल ट्रैक से सीधा यहां से हम कट करके इसको कर देते हैं, समझ में आया। इसको बोलते हैं क्या, लैप्रोटोमी। कोई डाउट। इमीडिएटली इफेक्टिव होती है, इमीडिएटली, ठीक है। हाँ, रिलीज कौन सा पॉइंट है, हाँ, आई या नहीं आई, सिंपल। गवर्नमेंट प्राइज भी देती है आपको, फ्री में भी कराती है, कुछ गिफ्ट भी देती है अगर आप कराते हो तो। हंसनी है, गवर्नमेंट कहती है तुम अच्छा काम करोगे, 2 बच्चे हो गए तुम्हारे, अब क्या करोगे फालतू में, स्वतंत्र रहो, केमिकल से बचो, ये करा लो, अब अच्छी से जिंदगी जियो अपने आराम बढ़िया से, क्या बुरा है, क्या है इसमें। हाँ, ऐ सुनो, अरे वो तो नॉर्मल भी है, इंसान अगर, ठीक है, इजैकुलेशन नहीं कर रहा तो वो चलेगी, फिर रुक जाएगी, फिर चलेगी, फिर रुक जाएगी, उसमें भी वही सेम चीज चल रही है, सेम डिट्टो वही। अरे वो तो हम क्यों नहीं चलेगी भाई, जैसे यहाँ भर गया स्पर्म, सीमन भर गया, ठीक है, डेड हो गए सारे स्पर्म, खाली गए, फिर खाली हो गया, फिर भर गया, तो चलती रहेगी, सेम उसी तरह। मतलब कोई किसी चीज पे इफेक्ट नहीं आना, सब कुछ नॉर्मल है। कोई डाउट। जबकि बेहतर है, नॉर्मली बेहतर हो जाएगा। आई या नहीं आई, बस खाता, ठीक है। तो एमटीपी कल कराऊंगा मैं, एमटीपी जरा सा पर कल कराऊंगा मैं, कुछ है नहीं, कल फिर भी बहुत टाइम बचेगा, बस। समझ में आई या नहीं आई। हाँ।